डिस्क्लेमर, ये कहानी और इसमें बयान किए गए तमाम किरदार महज तफरीक और कहानी सुनाने के मकसद के लिए हैं। आज वीडियो में शामिल आवाज़ और मनाज़िर के कुछ हिस्से 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के सामने के लिए मौजूद हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो बराए करम अपने वालिदैन या सरपरस्त की इजाज़त से ही ये कहानी समाअत फरमाएं। ये एक चाइनीज़ नावल का उर्दू तर्जुमा है जिसका मकसद उर्दू सुनने वालों तक चीनी अदब, मार्शल आर्ट्स, एडवेंचर और सबक आमूज़ कहानियां खूबसूरत अंदाज में पेश करना है। शुक्रिया जी दोस्तों, कैसी लगी आपको यह शानदार कहानी? हमें पूरी उम्मीद है कि इस आलमी शोहरत यफ्ता स्टोरी से आप भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। अब यह कहानी अपने सबसे सनसानी खाइज मोड पर पहुंच चुकी है, जहां हर नए चैप्टर के साथ नए एडवेंचर्स, खतरनाक चैलेंजेस और हैरान कुन राज सामने आ रहे हैं, जो इस कहानी को मजीद दिलचस्प और दिल धड़का देने वाला बना रहे हैं। तो आइए सुनते हैं आज की जबरदस्त और ससनी खिसकस्ट। और हाँ, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जुड़े रहिए माय FM नॉवेल्स के साथ। चैप्टर नंबर 2801 से 2810 तक। उसने NPC को मार दिया। इसकी इतनी हिम्मत! वहां मौजूद हर शख्स दंग रह गया जब उन्होंने सिपाहियों के सरबराह को 2 हिस्सों में कटते देखा। यहां तक कि डिवाइन शेडो और क्लींजिंग फुलियम के मुंह खिले के खिले रह गए। उनमें से किसी को भी सैफ अली से इस अक़दाम की तवक्को नहीं थी। मजीद ये कि सैफ अली ने न सिर्फ कार्रवाई की बल्कि बराह रास्त एक NPC सिपाही को कत्ल कर दिया। ये तो बस, ये शख्स अब गया, वो यकीनी तौर पर मारा जाएगा। उसने वाकई ड्रैगन हॉट सिटी के NPC सिपाहियों में से एक को कत्ल कर दिया है। ये मामला सिर्फ चंद हफ्तों की कैद पर ख़त्म नहीं होगा। ड्रैगन हॉट सिटी एक गैर जानिबदार शहर था, इसलिए इसका इंतज़ाम सल्तनतों और बादशाहतों के NPC शहरों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा सख्त था। सिस्टम की बड़ी अपडेट से पहले जो खिलाड़ी ड्रैगन हॉट सिटी के अंदर किसी दूसरे खिलाड़ी या NPC को कत्ल करता था, इसे न सिर्फ मौके पर ही मार दिया जाता था बल्कि एक माह के लिए गेम में लॉग इन करने से भी रोक दिया जाता था। और जब वो दोबारा गेम में लॉग इन हो सकते थे तो वो 10 लेवल खो देते थे और उनकी रूहें 10 दिन के लिए कमज़ोर हालत में रहती थीं। ये सज़ा बुनियादी तौर पर एक खिलाड़ी के अकाउंट को मफलूज कर देती थी। अब सैफ अली ने न सिर्फ सिस्टम अपडेट के बाद कत्ल किया था बल्कि जिस शख्स को इसने मारा था वो एक NPC सिपाही था। इस मकाम पर अब किसी में ये तसव्वुर करने की हिम्मत नहीं रही थी कि अगर वो मारा गया या पकड़ा गया तो उसे किस किस्म की सज़ा मिलेगी। दाखिली रास्ते पर खड़ी अंकफीदर और वॉर बिल्ड के दीगर अरकान सैफ अली के इस अक़दाम से हैरान रह गए। इसमें कितनी हिम्मत है! अंकफीदर को सैफ अली के बेनियज़ाना अंदाज को देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। क्या इसका दिमाग चल गया है? उसने सोचा था कि सैफ अली NPC सिपाहियों का मुकाबला करेगा और फरार हो जाएगा। ताहम इसके ज़हन में कभी यह ख्याल नहीं आया था कि वो एक NPC सिपाही को कत्ल कर देगा। फिर भी सैफ अली ने यह कारनामा इतने फैसलाकुन अंदाज में अंजाम दिया था। जहां तक बिल्ड ओथ का ताल्लुक है, जब उसने ये मंजर देखा तो वो खुशी से निहाल हो गया। बहुत अच्छे! दर्जा 4 पर तरक्की पाने वाले पहले खिलाड़ी से यही तवक्को थी, बिल्ड ओथ ने तंज किया। बदकिस्मती से आज तुम्हारे ज़वाल का दिन होगा। ताहम इससे पहले कि हर कोई सैफ अली के हाथों सिपाहियों के सरबराह के कत्ल के सदमे से संभल पाता, सैफ अली ने एक बार फिर इब्बिसिल ब्लेड लहराई। अगले ही लम्हे सैफ अली के गिर्द सितारों की एक कहकशां नमूदार हुई और उसने दस्ते के बाकी मानदा 11 NPC सिपाहियों को अपनी लपेट में ले लिया। सोवर्स ऑर्बिट। दर्जा 3 के NPC के सरों के ऊपर एक के बाद एक 50 मिलियन से ज्यादा के नुकसानात जाहिर हुए और तमाम 11 NPC सिपाही फौरी तौर पर मारे गए। बेकार बेवकूफ़ों का टोला! क्या तुम्हें लगता है कि ड्रैगन हॉट सिटी के कवानीन का मुझ पर कोई असर होगा? सैफ अली ने गिरे हुए NPC सिपाहियों पर लापरवाही से नजर डालते हुए कहा। फिर इसने इब्बिसिल ब्लेड को इतनी आसानी से म्यान में डाला जैसे इसने कोई खास काम न किया हो। अगर ये कदीम खुदा के डोमेन में दाखिल होने से पहले की बात होती तो उसे ड्रैगन हॉट सिटी के कवानीन से मोहतात रहना पड़ता। ताहम अब उसे ऐसी कोई फिक्र नहीं थी। सैफ अली के अल्फाज पर अर्द गिर्द के इलाके में एक लम्हे के लिए मौत जैसी खामोशी छा गई। ये पागल है, ये यकीनी तौर पर पागल है। ये कौन है? उसने वाकई ड्रैगन हॉट सिटी के NPC सिपाहियों का कत्ल आम करने की जुर्रत की है। जब तमाशाइयों ने सैफ अली के इक़दामात देखे तो कुछ को जुनून महसूस हुआ, कुछ को खौफ, कुछ को जोश और कुछ को रोब। ताहम एक बात यकीनी थी, सैफ अली का एक ही बार में 11 NPC सिपाहियों को कत्ल करने का कारनामा उनके जहनों में हमेशा के लिए नक्श हो जाएगा। बिलाशुबा सैफ अली खुदा के डोमेन का सबसे बेरहम खिलाड़ी था। अर्द गिर्द के खिलाड़ी सैफ अली की शनाख्त के बारे में मुतजस्सिस हो गए। दरी असना
जब चांदी की जरा पहने नाइट सीबर्ड ने यह मंजर देखा तो उसकी आंखें खून आलूद हो गईं और उसके हाले की शिद्दत आसमान को छूने लगी। उसने अब अपने हाले को नहीं रोका और लेवल 160 के दर्जा 4 के एनपीसी की ताकत का भरपूर मुजाहिरा किया। उसका हाला इतना गलबा पाने वाला था कि करीब मौजूद हर शख्स गैर इरादी तौर पर कांप उठा। नाकाबिले बर्दाश्त, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने सिटी डिफेंस नाइट लीजन पर हाथ उठाया। आज यहां से जिंदा जाने का सोचना भी मत। सीबर्ड धाड़ा और हुआ में छलांग लगा दी। साथ ही दाखिली रास्ते पर तैनात दीगर एनपीसी सिपाहियों ने भी कार्रवाई की, जिनकी तादाद 100 से ज्यादा थी। इस बार हम वाकई बर्बाद हो गए। डिवाइन शेडो ने सीबर्ड को कार्रवाई करते देखकर मायूसी का इजहार किया। वो समझ नहीं पा रहा था कि सैफ अली ने इतनी उजलत में क्यों काम लिया। उनके ग्रुप का लेवल 160 के दर्जा 4 के एनपीसी के खिलाफ कोई मुकाबला नहीं था, हालांकि सैफ अली खुद दर्जा 4 का था। बहरहाल एनपीसी न सिर्फ खिलाड़ियों से ज्यादा बुनियादी खुसूसियात के हामिल थे, बल्कि उनका माना पर कंट्रोल भी बेहतर था। उनके हथियार और साज व सामान भी आमतौर पर खिलाड़ियों से बेहतर थे। ताहम जब डिवाइन शेडो और क्लींजिंग फुलियम इस मामले पर मायूस हो रहे थे तो दो शिकायत भरी आवाजें उनके कानों में पड़ीं। गिल्ड लीडर, अब बहुत तेज है। सही कहा। अगर आप हमला करने वाले थे तो आपको हमें पहले बताना चाहिए था। कम अज कम हमें तैयारी के लिए कुछ वक्त तो देते। अगले ही लम्हे लाइफलेस थोरन और सोलिटरी 9 दोनों ने झुंझलाहट में अपने हथियार निकाल लिए। जाहिर है कि वो उन एनपीसी सिपाहियों से लड़ने का इरादा रखते थे। क्या उनका दिमाग भी चल गया है? डिवाइन शेडो और क्लींजिंग फुलियम इस वक्त ज़हनी तौर पर टूटने के दहाने पर थे। सैफ अली एक मगरूर गिल्ड लीडर के तौर पर मशहूर था, इसलिए अगरचे इसका रद्द अमल चौंका देने वाला था, लेकिन फिर भी तवक्कुआत के दायरे में था। ताहम सैफ अली के पीछे आने वाले इन दो खिलाड़ियों को क्या हुआ था? यूलो ताहम लाइफलेस थोरन और सोलिटरी 9 के इक़दामात पर हैरान नजर नहीं आई। उसने भी अपना असा पकड़ा और डिवाइन शेडो और क्लींजिंग फुलियम से खामोशी से कहा, नायब कमांडर फुलियम, हमारे पीछे रहें। मैं इन एनपीसी से निमट लूंगी जो हमारी तरफ आ रहे हैं। यूलो के अल्फाज पर डिवाइन शेडो और क्लींजिंग फुलियम हैरत और उलझन में इस कुल्लरुख की तरफ मुड़े। इस दुनिया को क्या हो गया था? क्या ये वाकई वही यूलो थी जिसे वो जानते थे? इन दोनों की खौफजदा आंखें देखकर यूलो मुस्कुराई और तसल्ली दी, फिक्र न करे, कुछ नहीं होगा। हम सिर्फ एनपीसी सिपाहियों के एक टोले से निमट रहे हैं। वहां मौजूद तमाम लोगों में से उसने सैफ अली के इक़दामात पर सबसे ज्यादा पुरसुकून रद्द अमल दिया। चूंकि वो खुद दर्जा 4 तक पहुंच चुकी थी, इसलिए वो अच्छी तरह समझती थी कि दर्जा 4 के ताकतवर खिलाड़ी कोई आसान शिकार नहीं होते। यहां तक कि कदीम खुदा के डोमेन के एनपीसी भी दर्जा 4 के खिलाड़ियों को नाराज करने की जुर्रत नहीं करते थे। फिर भी जदीद खुदा के डोमेन के ये दर्जा 3 के एनपीसी वाकई ऐसा करने की जुर्रत कर रहे थे। वो बस अपनी जिंदगी से तंग आ चुके थे। बहरहाल बादशाहतों के बादशाह भी दर्जा 4 के ताकतवर खिलाड़ियों को इत्तेफाकना नाराज करने की जुर्रत नहीं करते थे। इसे तस्लीम करना पड़ा कि जहां कुछ एनपीसी शूरी सोच हासिल करने के बाद ज्यादा होशियार हो गए थे, वहीं कुछ ज्यादा बेवकूफ भी हो गए थे। आतो दर्जा 3 के खिलाड़ियों पर रोब जमाना इन दर्जा 3 के एनपीसी की आदत बन गई थी, और अब उन्होंने फर्ज कर लिया था कि खिलाड़ी कहलाने वाली हस्तियां आसान शिकार हैं जो जवाबी कार्रवाई करना नहीं जानते। ये हकीकत के खिलाड़ियों के जहन में अब भी ये सोच थी कि एनपीसी को नहीं उकसाना चाहिए, गालिबन इस गलत फहमी का बाइस बनी थी। ताहम कदीम खुदा के डोमेन में जिंदगी का तजर्बा करने के बाद यूलो बहुत वाज़े तौर पर समझ गई थी कि खुदा के डोमेन में कभी भी कोई मुतलक कवानीन नहीं थे, सिर्फ ताकत और मकाम ही सब कुछ था। कदीम खुदा के डोमेन में खिलाड़ियों के हाथों एनपीसी के कत्ल के वाक़यात कसरत से होते थे। यहां तक कि शहर के मालिकान को मारना भी कोई मसला नहीं था जब तक कि कोई इसके नताइज भुगतने के लिए तैयार हो और उसके पास इस कारनामे को अंजाम देने के लिए ज़रूरी ताकत हो। इसलिए इसे ये बात मुज़क्का-ख़ेज़ लगी कि वॉरबिल्ड ने सोचा कि वो सिर्फ एक एनपीसी फोर्स की हिमायत हासिल करके बगैर किसी खौफ के ड्रैगन हार्ट सिटी पर हुकूमत कर सकता। वॉरबिल्ड इस हकीकत से बिल्कुल बेखबर था कि खिलाड़ियों के दर्जा 4 तक पहुंचने के बाद वो दर्जा 3 के खिलाड़ियों से बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया में रह रहे होंगे। इस वक्त सीबर्ड हुआ में सैफ अली के ग्रुप के ऊपर पहुंच चुका था और गुस्से भरी नजरों से सैफ अली को देख रहा था। इसकी वजह यह थी कि उसे भी ये तवक्को नहीं थी कि सैफ अली सिपाहियों को कत्ल करने की जुर्रत करेगा। मजीद ये कि
उनकी मौत का जिम्मेदार उसे ठहराया जाएगा। अपने गुस्से पर काबू पाने में नाकाम होकर वो धाड़ा, बेवकूफ आसमानी नेमत याफ्ता फर्द। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ दर्जा 4 तक पहुंचने की वजह से तुम्हें कोई सजा नहीं दे सकता? आज तुम में से कोई भी यहां से बचकर नहीं जाएगा। ये कहने के बाद सीबर्ड ने अपनी पीठ पर लटकी बर्फ जैसी सफेद बड़ी तलवार निकाली और सैफ अली पर वार किया। तलवार की एक रोशनी सैफ अली की तरफ बढ़ी, जिसने खला में एक सिया शिगाफ छोड़ा जो सैकड़ों गज दूर तक फैल गया। इस हमले की ताकत इसी लेवल के एक मीथक इफरीत को भी शदीद जख्मी कर सकती थी। दर्जा 4 की महारत, स्काई स्पेल्टन फ्लैश। बहुत खूब कहा। सीबर्ड के करीब आते हुए हमले को देखकर सैफ अली ने इत्मीनान से कहा, ताहम तुमने गलत शख्स को उकसाया है। ये कहने के बाद सैफ अली ने लाइट ऑफ टू वर्ल्ड्स निकाली और इसे लहराया। चैप्टर 2802 दो जहानों की ताकत। सोवर्स ऑर्बिट। धमाका। जब दोनों हमले आपस में टकराए तो एक ताकतवर लहर सैकड़ों गज दूर तक फैल गई। यहां तक के करीब मौजूद दर्जा 3 के माहिरीन भी चंद कदम पीछे लड़खड़ा गए, जबकि दर्जा 2 के खिलाड़ी कई दर्जन गज दूर जा गिरे। उसने इसे रोक लिया। ये कौन है? तमाशाई खिलाड़ी ये देखकर दंग रह गए कि सैफ अली अब भी अपनी असल जगह पर खड़ा था। लेवल 160 के दर्जा 4 के एनपीसी की दर्जा 4 की महारत का मुकाबला करने के बावजूद सैफ अली दर हकीकत बराबर रहा और इस तबादले से महफूज रहा। इस वक्त तमाशाइयों की तो बात ही छोड़ी, खुद सीबर्ड भी इस सूरत हाल पर हैरान था। हैरान हो सीबर्ड के कदरे बोखिलाए हुए तासुरात देखकर सैफ अली हल्का सा मुस्कुराया और कहा, ऐसा लगता है कि ड्रैगन हार्ट सिटी की सिटी डिफेंस नाइट लीजन के नायब कमांडर की औकात बस इतनी ही है। ताहम ऐसे अल्फाज कहने के बावजूद सैफ अली ने सीबर्ड के मामले में लापरवाही बरतने की जुर्रत नहीं की। लाइट ऑफ टू वर्ल्ड्स ने वाकई उसकी बुनियादी खुसूसियात और उसकी तलवार की महारतों की ताकत में नुमायां इजाफा किया था। इसकी और कई दीगर फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी अशिया की बदौलत जो उसने पहन रखी थी, इसकी बुनियादी खुसूसियात एक हैरान कुन सतह तक पहुंच गई थीं। अगरचे वो अब भी इसी लेवल के सुपीरियर मीथक इफरीतों का मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन वो उनसे ज्यादा दौर भी नहीं था। ताहम सीबर्ड लेवल 160 पर था, जो सैफ अली से 20 लेवल ज्यादा था। बुनियादी खुसूसियात के लिहाज से सैफ अली यकीनी तौर पर सीबर्ड से बड़े फर्क से हार रहा था। इसलिए एनपीसी को शिकस्त देने का वाहिद तरीका उसके ताकतवर माना और आला जंगी तकनीकों पर इन्हिसार करना था। लड़के, तुम मौत को दावत दे रहे हो। सैफ अली के अल्फाज पर सीबर्ड मजीद मुश्तइल हो गया। अचानक 1000 गज के दायरे में मौजूद माना सीबर्ड के गिर्द दीवाना वार जमा होने लगा। ये वाज़ेह था कि नाइट ने पिछले हमले में अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं की थी। जब जमा शदा माना एक नाजुक मकाम पर पहुंच गया तो सीबर्ड फौरी तौर पर कई दर्जन अक्सों में तब्दील हो गया जिन्होंने सैफ अली को घेर लिया। एनपीसी हैरत अंगेज तौर पर तेज था। दर्जा 4 की महारत, बरोकन शेडो। उस वक्त सैफ अली भी ये नहीं बता सकता था कि उन अक्सों में से कौन सा असली सीबर्ड है। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे एनपीसी वाकई अपने कई दर्जन हमजादों में तकसीम हो गया हो। इससे पहले कि सैफ अली कोई रद्द अमल जाहिर कर पाता, सीबर्ड की बर्फ जैसी सफेद बड़ी तलवार पर आग के निशानात नमूदार हुए। इन निशानात से निकलने वाले शोलों ने खला को भी जला कर रख दिया। दर्जा 4 की ममुआ महारत, स्टार फायर ब्लेड। अगले ही लम्हे सीबर्ड के हर अक्स ने एक वार किया। हकीकत में स्टार फायर ब्लेड सिर्फ एक हमले के लिए मुअस्सर होने के बावजूद सीबर्ड ने इसे कई दर्जन हमलों में बदल दिया था। हैरत अंगेज, एक नाइट लीजन के नायब कमांडर से यही तवक्को थी। उसने वाकई अपनी दर्जा 4 की महारतों को इस हद तक जम करने में कामयाबी हासिल कर ली है। सैफ अली तमाम समतों से अपनी तरफ आने वाले कई दर्जन हमलों को देखकर रोब में आए बगैर न रह सका। 2 महारतों को जम करना 2 जादुई मंत्रों को जम करने से कहीं ज्यादा मुश्किल था। ताहम जब तक कोई कामयाब हो जाता, वो महारतों की तासीर में ड्रामाई तौर पर इजाफा कर सकता था। गायब हो जाओ, सीबर्ड धाड़ा। उसके हथियार से निकलने वाली ताकत मजीद बढ़ गई। ये वाज़ेह था कि इसने अब खुद को रोकना छोड़ दिया था और वो सैफ अली को कत्ल करने का मंसूबा बना रहा था। खला को चीरने वाली कई दर्जन बड़ी तलवारों को अपनी तरफ आते देखकर सैफ अली ने अपनी तलवार अपने सामने उफुकी तौर पर पकड़ ली। दर्जा 4 की विरासती महारत, ब्लेड डोमेन। फौरी तौर पर सैफ अली के गिर्द 7 जादुई तलवारें नमूदार हुईं। जादुई तलवारें फिर उसके गिर्दो नवा में लातादाद सितारों में तब्दील हो गईं। सोवर्स ऑर्बिट।
धमाका, धमाका, धमाका। धमाकों और लहरों के एक सिलसिले ने ड्रैगन हार्ट सिटी के दाखिली रास्ते के सामने वाले इलाके को ढांप लिया। कई दर्जन टकराव के बाद सैफ अली के नीचे जमीन फट गई और उसके गिर्द खला बखर गया। इसकी एचपी भी 5 मिलियन से ज्यादा गिर गई थी। इसकी एचपी बार अपनी गुंजाइश के 1/3 तक गिर गई थी। वो मरा नहीं। अंक फीदर की आंखें सदमे से फैल गईं जब उसने सैफ अली की एचपी में होने वाली कमी देखी। इसका जहन इस नतीजे पर यकीन करने से इनकार कर रहा था। सीबर्ड लेवल 160 का दर्जा 4 का एनपीसी था। मजीद ये कि वो ड्रैगन हार्ट सिटी की नाइट लीजेंस में से एक का नायब कमांडर था। इसकी ताकत दर्जा 4 के एनपीसी के दरमियान भी औसत से ज्यादा थी। दर्जा 4 की महारत और दर्जा 4 की ममुआ महारत के इम्तिजाज से वो इसी लेवल के सुपीरियर मीथक इफरीतों को नुमाया नुकसान पहुंचा सकता था। फिर भी सीबर्ड के हमले ने सैफ अली की एचपी का सिर्फ 1/3 हिस्सा लिया था। हैरत अंगेज, इस फ्यूजन हमले की ताकत दरहकीकत दर्जा 5 के बुनियादी रैंक तक पहुंचती है। अपनी बकिया एचपी पर नजर डालने के बाद सैफ अली ने सीबर्ड के लिए मजीद एहतराम महसूस किया। अगर इसने ओलाइट ऑफ 2 वर्ल्ड्स का इस्तेमाल न किया होता, जिसने इसकी तलवार की तमाम महारतों को एक लेवल बढ़ा दिया था, तो उसे सीबर्ड के फ्यूजन हमले को पसपा करने के लिए अपनी बर्जर्क महारत को फ़आल करना पड़ता। ताहम अपनी बर्जर्क महारत को फ़आल करने का मतलब ये भी होता कि उसे अपनी हुदूद तक धकेल दिया गया है और वो मौत के दहाने पर है। बहरहाल बर्जर्क महारतें सिर्फ खिलाड़ियों के लिए मखसूस नहीं थीं, एनपीसी के पास भी वो मौजूद थीं। लड़के, ऐसा लगता है कि तुम काफी सख्त जान हो। सीबर्ड अंदरूनी तौर पर हैरान रह गया जब उसने सैफ अली को अब भी खड़ा देखा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक आसमानी नेमत याफ्ता फर्द इतना ताकतवर हो सकता है। ताहम ये तुम्हारे लिए इख्तिताम है। ये कहने के बाद सीबर्ड ने अपनी बड़ी तलवार हुआ में बुलंद की। फौरन बाद इसके गिर्द 1 दर्जन जैसी बड़ी तलवारें नमूदार हुईं, जिससे एक जादुई दायरा बन गया। दर्जा 4 की महारत ब्लेड्स शेडो, दर्जा 4 की ममुआ महारत सेलिंग वाइड। अगले ही लम्हे 1 दर्जन बड़ी तलवारें सिया सुराखों में तब्दील हो गईं जो सैफ अली की तरफ बढ़े। कई दर्जन मीटर पर मुहित सिया सुराखों को देखकर करीब मौजूद तमाशाई, खिलाड़ी और एनपीसी दोनों मायूसी का शिकार हो गए। इसकी वजह यह थी कि वो पहले ही देख सकते थे कि एक बार जब ये सिया सुराख जमीन से टकराएंगे तो इसका असर कई सौ गज के अंदर मौजूद हर चीज को बुखारात बना देगा। यकीनी तौर पर दर्जा 4 के एनपीसी कोई आसान शिकार नहीं है। ताहम ये अब भी मुझसे छुटकारा पाने के लिए काफी नहीं है। सैफ अली नीचे आते हुए सिया सुराखों को देखकर मुस्कुराया। चिल्लू ये चाल तुम पर आजमाते हैं। अगले ही लम्हे सैफ अली ने अलाइट ऑफ 2 वर्ल्ड्स ऊपर अपनी गिरफ्त मजबूत की और अपना आधा माना हथियार में डाल दिया। अचानक पूरी तलवार पर सुर्ख इलाही निशानात रोशन हो गए, जिससे एक शानदार और मशहूर कुन चमक निकली। जैसे ही ये शानदार रोशनी फैली, सैफ अली के गिर्द दुनिया पर मौत जैसी खामोशी छा गई। यहां तक कि वक्त की रफ्तार भी नुमायां तौर पर सुस्त महसूस होने लगी। इसके बाद सैफ अली ने सीबर्ड पर अलाइट ऑफ 2 वर्ल्ड्स से वार किया। वर्ड ब्रेकर, धमाका। एक अजीब रोशनी फौरी तौर पर नीचे आते हुए सिया सुराखों में से ऐसे गुजरी जैसे गर्म छुरी मक्खन में से गुजरती है और फिर सीबर्ड पर जा लगी। जब वो अजीब रोशनी गायब हुई तो वक्त दोबारा मामूल के मुताबिक चलने लगा। दरी असना आसमान में मौजूद सिया सुराख सब गायब हो चुके थे। जहां तक सीबर्ड का ताल्लुक है, इस हमले से इसकी आधी से ज्यादा एचपी खत्म हो गई थी और उसके पास सिर्फ 200 मिलियन के करीब एचपी बाकी रह गई थी। इसकी पहनी हुई ज़रा पर भी दरारें नमूदार हो गई थीं और उसके पूरे जिस्म से ताज़ा खून बह रहा था। ताहम इससे पहले कि सीबर्ड कोई रद्दे अमल जाहिर कर पाता, कदरे जर्द पड़ जाने वाला सैफ अली पहले ही एनपीसी के सामने पहुंच चुका था। सीबर्ड को सांस लेने का वक्त दिए बगैर सैफ अली ने एक बार फिर लाइट ऑफ 2 वर्ल्ड्स लहराई। स्पेशल स्लैश सॉवर्ड्स ट्रांसमिग्रेशन। अगरचे महारत और जंगी तकनीक का इम्तिजाज महारत और महारत के इम्तिजाज के बराबर नहीं था, लेकिन इस इम्तिजाज ने फिर भी उसकी महारत की तासीर में नुमाया इजाफा कर दिया था। अगले ही लम्हे तलवार की 6 रोशनियों ने खला को चीर दिया और सीबर्ड के करीब पहुंच गईं। तेजी से रद्दे अमल जाहिर करते हुए सीबर्ड ने अपनी बड़ी तलवार अपने सामने उफुकी तौर पर पकड़ी और दर्जा 4 की दिफाई महारत स्टील फोर्ट्रेस को फ़आल किया।
इस महारत ने इसके सामने एक दिफाई रुकावट पैदा कर दी और आर्जी तौर पर उसके दिफा में 500% इजाफा कर दिया। 1 वार, 2 वार, 3 वार। सैफ अली का हर हमला सीबर्ड की दिफाई रुकावट को बगैर किसी नाकामी के काटने में कामयाब रहा, लेकिन रुकावट ने फिर भी सीबर्ड को इतना वक्त दे दिया कि वो अपनी बड़ी तलवार से हमलों का दिफा कर सके। धमाका, धमाका, धमाका। अगले ही लम्हे पूरे ड्रैगन हार्ट आइलैंड पर एक के बाद एक धमाके गूंजने लगे। साथ ही सीबर्ड की एचपी बार बार गिरती गई। जब तलवार की आखिरी रोशनी सीबर्ड की बड़ी तलवार से टकराई तो एनपीसी रोशनी की रफ्तार से जमीन में धंस गया। इस टकराव से 1 दर्जन मीटर से ज्यादा गहरा गड़ा बन गया। इस आखिरी हमले ने सीबर्ड की एचपी को 0 कर दिया और नाइट अपने चेहरे पर एक नापसंदीदा तासुर लिए चल बसा। दरी असना हुआ में मौल्लक सैफ अली ने देखा कि उसकी तजुर्बे की बार तेजी से भर रही है। पलक झपकते ही एक सुनहरी चमक ने इसे अपनी लपेट में ले लिया, क्योंकि इसका लेवल 140 से बढ़कर 141 हो गया था। ताहम उस वक्त किसी ने सैफ अली पर तवज्जो नहीं दी। इसके बजाय सबके सर झुके हुए थे और वो गले में पड़ी सीबर्ड की लाश को हैरत से देख रहे थे। जैसे वक्त थम गया हो, ड्रैगन हार्ट सिटी के दाखिली रास्ते पर मौत जैसी खामोशी छा गई। चैप्टर 2803 खुदा के डोमेन का सबसे ताकतवर। वो मर गया। दर्जा 4 का एनपीसी मर गया, बस इतनी आसानी से। जब तमाशाई खिलाड़ियों ने सीबर्ड की लाश देखी तो वो अपनी आंखों पर यकीन न कर सके। इनमें से कुछ ने तो ये भी सोचा कि एनपीसी सिर्फ मरने का नाटक कर रहा है और इसे हकीकत में कत्ल नहीं किया गया। दाखिली रास्ते पर खड़े बिल्ड ओथ को भी अपने सामने वाला मंजर फर्जी लगा। सीबर्ड ड्रैगन हार्ट सिटी की ताकतवर नाइट लीजेंस में से एक का नायब कमांडर था। वो दर्जा 4 की हस्तियों में चोटी पर खड़ा था। इसे एक खिलाड़ी कैसे कत्ल कर सकता था? वहां मौजूद तमाशाई खिलाड़ियों में से सिर्फ लाइफलेस थोरन, सोलिटरी 9 और यूलोही इस सूरत-ए-हाल पर निस्बतन पुरसुकून रहे। उन्हें यह देखकर कोई खास हैरत नहीं हुई कि सैफ अली ने सीबर्ड को कत्ल कर दिया है। बहरहाल सैफ अली पहले ही लेवल 140 तक पहुंच चुका था। दर्जा 4 की हस्तियों के लिए 20 लेवल का फर्क कोई बड़ी बात नहीं थी। ताहम इन तीनों ने कभी सोचा भी नहीं था कि सैफ अली इतनी सफाई से सीबर्ड को कत्ल कर सकेगा। वो हमला जो उसने सीबर्ड को शदीद जख्मी करने के लिए इस्तेमाल किया था, वो खास तौर पर हैरत अंगेज था। अगर वो हमला ना होता तो उन दोनों के दरमियान लड़ाई बहुत ज्यादा तवील होती। लाइफलेस थोरन की तीनों के बरक्स ड्रैगन शेडो और क्लींजिंग फुलियम के मुंह ये मंजर देखकर खिले के खिले रह गए। उनके जहन वाज़े तौर पर इस बात को समझने में नाकाम रहे कि अभी क्या हुआ था। जब हर कोई इस मंजर को कबूल करने की कोशिश कर रहा था, हकीकत ने उन पर ठंडे पानी की बाल्टी उंडेल दी। अगले ही लम्हे सीबर्ड की लाश के गिर्द वाकई कई अशिया नमूदार हुईं। इनमें से एक तो वही बड़ी तलवार थी जो सीबर्ड इस्तेमाल करता था। बड़ी तलवार हुआ में मुअल्लक थी, जिससे एक बेमिसाल हाला निकल रहा था। इस हाले की जद में आने पर दर्जा 2 के बहुत से खिलाड़ियों ने अपने जिस्मों पर एक फितरी खौफ गालिब होते महसूस किया। सिर्फ दर्जा 3 के खिलाड़ियों की हालत बेहतर थी। एक फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी हथियार। कोई नहीं जानता था कि यह जुमला किसने पुकारा। ताहम उसने सबको उनकी हैरत से बाहर निकाल दिया और वो चमकती आंखों के साथ इस बर्फ जैसी सफेद तलवार को देखने लगे। कुछ खिलाड़ियों को तो उसे छीनने के लिए आगे बढ़ने की ख्वाहिश भी हुई। ताहम इससे पहले कि कोई कदम आगे बढ़ाता, सैफ अली पहले ही सीबर्ड की लाश के पास पहुंच चुका था। इसके हाले ने सबको पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। सैफ अली का दबाव बहुत ज्यादा ताकतवर था। अगरचे इसने पहले ही अपना माना डोमेन हटा लिया था, फिर भी हर किसी ने घुटन महसूस की। किसी में इसकी आंखों में आंखें डालकर देखने की हिम्मत नहीं थी। जहां तक फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी हथियार का ताल्लुक है, अब वहां मौजूद किसी भी खिलाड़ी ने इसके बारे में सोचने की जुर्रत नहीं की। बहरहाल सैफ अली ने अभी लेवल 160 के दर्जा 4 के एनपीसी को कत्ल किया था। उसका एक ही ख्याल उन जैसे खिलाड़ियों को मारने के लिए काफी था। एक वक्त के लिए आसपास खड़े हजारों खिलाड़ियों और एनपीसी ने खामोशी से सैफ अली को वो अशिया जमा करते देखा जो सीबर्ड ने गिराई थी। अगर मैं एक दिन इस जैसा बन सकूं तो मेरी जिंदगी मुकम्मल हो जाएगी। इस जैसा बनने की बात तो छोड़ी, अगर मेरे पास इसकी आधी ताकत भी हो तो मैं ड्रैगन हार्ट आइलैंड पर बेखौफ होकर घूम सकता हूं। दूर दराज बंदरगाह से लड़ाई देखने वाले एडवेंचर टीम के खिलाड़ियों ने जब सैफ अली को सीबर्ड का लूट माल जमा करते देखा
तो उनके दिलों में तड़प और तारीफ का एहसास बेदार हुआ। वो अल्फाज से बालातर होकर पुरजोश हो गए। ये हकीकत कि सैफ अली एक बड़े गैर जानिबदार शहर ड्रैगन हार्ट सिटी के बिल्कुल सामने दर्जा 4 के एनपीसी को मारने में कामयाब रहा, इसने इसे यकीनी तौर पर खुदा के डोमेन का सबसे ताकतवर खिलाड़ी बना दिया था। दरहकीकत गालिबन कोई उन पर यकीन नहीं करेगा अगर वो दूसरों को ये मंजर सुनाएंगे। बहरहाल वो इस मजिजाती कारनामे के गवाह बनने में कामयाब रहे थे। इस सूरत-ए-हाल में उनका खून कैसे न खोलता। ताहम सबके जोशो खरूश के दरमियान सैफ अली अचानक गायब हो गया। इससे पहले कि किसी को एहसास होता, सैफ अली बिल्ड उथ के सामने दोबारा नमूदार हो चुका था, जिसने बिल्ड उथ और उसकी हिफाजत करने वाले 3 चोटी के माहिरीन को हैरान कर दिया। कमांडर बिल्ड उथ, हम दोबारा मिल गए, सैफ अली ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। मुझे यकीन है कि अब जानते हैं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। अगरचे सैफ अली पुरसुकून लहजे में बात कर रहा था और मुस्करा भी रहा था, लेकिन बिल्ड उथ और दीगर ऐसे जर्द पड़ गए जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। ब्लैक फुलियम, बेहतर होगा कि तुम गड़बड़ ना करो, अपने बेचैन दिल को पुरसुकून करने की पूरी कोशिश करते हुए बिल्ड उथ ने सैफ अली को घूरा और धीमे लहजे में इजाफा किया, ये पहले ही ड्रैगन हार्ट सिटी के अंदर है। मजीद ये कि अब जब कि तुमने सीबर्ड को मार दिया है, ना तो ड्रैगन हार्ट सिटी और ना ही सीक्रेट हैंड तुम्हें मुआफ करेंगे। अगर तुम अपनी भलाई जानते हो तो बेहतर है कि अभी चले जाओ। सिटी लॉर्ड सिटी डिफेंस लीजन के कमांडर के पहुंचते ही तुम मारे जाओगे। ड्रैगन हार्ट आइलैंड पर खिलाड़ियों को इस बात पर बिल्कुल मुख्तलिफ सजाएं मिलती थीं कि आया वो ड्रैगन हार्ट सिटी के अंदर लड़े हैं या बाहर। सीबर्ड के साथ लड़ाई शहर से बाहर हुई थी, इसलिए अगरचे सैफ अली ने सीबर्ड को मार दिया था, लेकिन इसे मिलने वाली सजा खास तौर पर सख्त नहीं होगी। बहरहाल शहर के बाहर का इलाका शहर के तहफ़्फ़ुज़ात के ताबे नहीं था। यहां तक कि अगर शहर के दाखिली रास्ते के बिल्कुल बाहर लड़ाई होती तो शहर के एनपीसी सिपाही ज्यादा से ज्यादा लड़ाई रोकने के लिए हरकत करते, वो मुजरिमों को हिरासत में नहीं लेते। यही वजह थी कि सीबर्ड और दीगर एनपीसी सिपाहियों ने पहले सैफ अली के ग्रुप को सताने की पहल करने की जुर्रत की थी। ताहम बिल्ड उथ की मौजूदा पोजीशन ड्रैगन हार्ट सिटी के अंदर थी। अगर सैफ अली ने इसे अब मारा तो उसके जराइम की संगीनी बिल्कुल अलग सतह पर होगी। क्या ऐसा ही है? मुस्कुराते हुए सैफ अली ने इब्बिसिल ब्लेड निकाली और इसे लहराया। इसके हथियार से तलवार की 3 रोशनियां निकलें और फौरी तौर पर बिल्ड उथ के गिर्द खड़े 3 चोटी के माहिरीन की जिंदगियां छीन ले। यहां तक कि जब उनकी लाशें जमीन से टकराईं, इन तीनों में से किसी को एहसास तक नहीं हुआ था कि क्या हुआ है। सैफ अली फिर बिल्ड उथ की तरफ मुड़ा और पूछा, अब क्या ख्याल है? तुम्हारी इतनी हिम्मत? बिल्ड उथ अपने 3 मातहतों को मारा हुआ देखकर हक्का बका रह गया। आसपास मौजूद हर शख्स ने भी ये मंजर बगैर किसी तफसील के ज़ाय किए देखा। कमाल है, जबरदस्त, ये तो कमाल हो गया। ब्लैक फुलियम, ये ब्लैक फुलियम ही होगा, है ना? उसने वाकई बिल्ड उथ के बिल्कुल सामने वॉर बिल्ड के 3 चोटी के माहिरीन को मार दिया और बिल्ड उथ में कोई अजीब हरकत करने की हिम्मत तक नहीं हुई। क्या मैं ख्वाब देख रहा हूं? जब हर किसी ने बिल्ड उथ को देखा, जो सैफ अली के सामने 1 इंच भी हिलने की जुर्रत नहीं कर रहा था, तो उनका खून जोश से भर गया। सैफ अली के लिए इनकी अकीदत एक नई सतह पर पहुंच गई। बिल्ड उथ पूरे खुदा के डोमेन में मशहूर था। बहरहाल वो एक ऐसी बड़ी शख्सियत था जिसके सामने ड्रैगन हार्ट आइलैंड पर सुपर पावर्स को भी झकना पड़ता था, एक ऐसी हस्ती जो ड्रैगन हार्ट आइलैंड की चोटी पर खड़ी थी। बहरहाल बिल्ड उथ सैफ अली के सामने एक चींटी से मुख्तलिफ नहीं लग रहा था। ये सूरत-ए-हाल बिल्कुल पागलपिन थी। ये इतनी पागलपिन वाली थी कि वो इस पर रद्द-ए-अमल तक नहीं दे पा रहे थे। ताहम हुजूम में जोश व खरूश शुरू होने के कुछ ही देर बाद अचानक आसमान से 3 शख्सियात उतरीं और दाखिली रास्ते पर उतरे। इनमें से हर एक शख्सियत से सीबर्ड के मुकाबले में कहीं ज्यादा ताकतवर हाला निकल रहा था। इन शख्सियात को देखकर बिल्ड उथ ने ऐसा रद्द-ए-अमल दिया जैसे इसने अपना नजात दहिंदा देख लिया हो। उसने सैफ अली की तरफ देखा और हंसा, ब्लैक फुलियम, तुम खत्म हो गए। अब जबकि नायब सिटी लॉर्ड और 2 नाइट कमांडर पहुंच चुके हैं, तुम्हें यहां से जिंदा जाने का सोचना भी नहीं चाहिए। इन 3 नए आने वालों में से एक कोई और नहीं बल्कि क्रॉस था, जो ड्रैगन हार्ट सिटी का नायब सिटी लॉर्ड था। वो लेवल 180 का दर्जा 4 का ग्रेट विजर्ड था, एक बड़ी शख्सियत जो खुदा के डोमेन की चोटी पर खड़ी थी। अफवाहों के मुताबिक वो दर्जा 5 से सिर्फ आधा कदम दूर था
और इसी लेवल के डेमन प्रिंसेस का मुकाबला भी कर सकता था। जहां तक बाकी दो शख्सियात का ताल्लुक है, इनमें से एक शीरा वीरिया थी, जो होली स्टार नाइट लीजन की कमांडर और वर्ल्ड टावर के मुहाफिजों में से एक थी। वो एक मुस्तनद लेवल 200 की दर्जा 5 की ग्रेट होली नाइट थी। आखिरी शख्स लिंड्रेक था, जो सिटी डिफेंस नाइट लीजन का कमांडर था। वो लेवल 180 का दर्जा 4 का सोवर्ड एम्परर था। अगरचे वो उन तीनों के ग्रुप में सबसे कमजोर था, लेकिन वो फिर भी सीबर्ड से नुमायां तौर पर ज्यादा ताकतवर था। इसकी वजह यह थी कि लिंड्रेक के पास अर्थन गिलोरी थी, जो एक हकीकी लेजेंडरी नेजा था। इस हथियार के साथ वो इसी लेवल की दर्जा 5 की हस्तियों का मुकाबला करने की पूरी सलाहियत रखता था। इन 3 एनपीसी की मौजूदगी में दर्जा 5 का खिलाड़ी भी फरार नहीं हो सकेगा। चैप्टर 2804 मकाम का फर्क। ये तमाम बड़ी शख्सियात यहां क्यों आ गईं? दाखिली रास्ते पर क्रॉस, शीरा वीरिया और लिंड्रेक को देखकर वहां मौजूद खिलाड़ियों की सांसें रुक गईं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि सैफ अली की लड़ाई इतने ज्यादा एनपीसी ताकतवरों को अपनी तरफ मुतवज्जे करेगी। बहरहाल, खिलाड़ी आमतौर पर उन बड़ी शख्सियात में से एक से भी नहीं मिल सकते थे। इसके बावजूद अब इनमें से 3 यहां मौजूद थे। मुहाफिज शीरा वीरिया, खास तौर पर खुदा के डोमेन की चोटी की ताकतवरों में से एक थी। दर्जा 6 के खुदाओं की अदम मौजूदगी में वो हस्तियों के सबसे ताकतवर गिरोह का हिस्सा होती। इसकी वजह यह थी कि शीरा वीरिया न सिर्फ दर्जा 5 की एनपीसी थी, बल्कि इसके पास 2 लेजेंडरी अशिया भी थीं, गैलेक्सी सॉवर्ड और बिलवर्क ऑफ लाइट। उसने इससे पहले दर्जनों डेमन किंग्स, एल्विन शाही खानदान और वाइट डेमनस को हलाक किया था। अगर इस वक्त कोई दर्जा 5 का खिलाड़ी मौजूद भी होता, तो वो इसे चैलेंज करने की कोशिश करके महज अपनी मौत तलाश कर रहा होता। अगले ही लम्हे बिल्ड ओथ तेजी से नायब सिटी लॉर्ड क्रॉस के पास गया, फिर सैफ अली की तरफ इशारा करते हुए एहतराम से कहा, जनाब नायब सिटी लॉर्ड, इस बदमाश ने न सिर्फ नायब कमांडर सीबर्ड को कत्ल किया, बल्कि इसने शहर के अंदर मेरे साथियों को भी मार दिया। आपको इस बदमाश को सजा देनी चाहिए और ड्रैगन हार्ट सिटी के नज़्म व ज़ब्त की हिफाजत करनी चाहिए। बिल्ड ओथ एक गूंजदार और ताकतवर आवाज में बोला, इसके अल्फाज दाखिली रास्ते पर गूंज रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो सैफ अली को सजाए मौत सुना रहा हो। 3 एनपीसी की आमद देखकर अंक फीदर ने सुकून का गहरा सांस लिया। जब इसने दोबारा सैफ अली की तरफ देखा, तो उसकी आंखों में खुशी की झलक नुमाया थी। अब देखते हैं कि तुम इस सूरत हाल से कैसे निकलते हो। जब वहां मौजूद दीगर खिलाड़ियों ने यह मंजर देखा, तो वो मायूसी से अपने सर हिलाए बगैर न रह सके। ड्रैगन हार्ट सिटी के 3 एनपीसी ताकतवरों की मौजूदगी में सैफ अली का अपनी जान बचाकर निकलना गालिबन नामुमकिन था। ठीक इसी वक्त जब सब ने सोचा कि एक और लड़ाई छिड़ जाएगी, बिल्ड ओथ के पास खड़े सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े क्रॉस ने बात की। एक ड्रैगन सिल। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी जिंदगी में किसी को देख पाऊंगा, और वो भी इतनी कम उम्री में, क्रॉस ने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लाते हुए कहा। ऐसा लगता है कि वक्त बदल रहा है। नायब सिटी लॉर्ड के अल्फाज ने वहां मौजूद हर शख्स को हैरान और उलझन में डाल दिया। कौन सा ड्रैगन सिल? बिल्ड ओथ भी क्रॉस के अल्फाज से दंग रह गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि नायब सिटी लॉर्ड क्या कहना चाह रहे हैं। सैफ अली को जल्द अज जल्द सजा देने के बजाय एनपीसी ने अचानक ड्रैगन सिल का मौजू छेड़ दिया था। आखिर ये एनपीसी क्या करने की कोशिश कर रहा था? अब मेरी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, जनाब नायब सिटी लॉर्ड क्रॉस की तरफ मोड़ते हुए सैफ अली ने कहा। मैं और मेरे दोस्त खुशकिस्मत रहे कि हमने एक ऐसे ड्रैगन को मार दिया जो अभी जवानी में दाखिल नहीं हुआ था। नहीं, नहीं, ड्रैगन तो ड्रैगन ही होता है। आपका दर्जा 4 पर रहते हुए दर्जा 4 के शेर खार ड्रैगन को मारने का कारनामा वो है जो लेडी शीरा ने भी कभी हासिल नहीं किया, क्रॉस ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। अगर आप ना होते, तो लेडी शीरा वर्ल्ड टावर छोड़कर यहां जाती तौर पर ना आती। क्रॉस के अल्फाज ने बिल्ड ओथ को हक्का बका कर दिया। शीरा वीरिया दरहकीकत यहां इसलिए नहीं आई थी कि सैफ अली ने सीबर्ड को मारा था, बल्कि सिर्फ सैफ अली को देखने आई थी। इस वक्त बिल्ड ओथ की तो बात ही छोड़ी, करीब मौजूद ज्यादातर खिलाड़ी भी शशदर रह गए। इस सूरत हाल के साथ क्या हो रहा था? जब डिवाइन शेडो और क्लींजिंग फुलियम ने यह मंजर देखा, तो वो अल्फाज के लिए बिल्कुल बेबस हो गए। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वो सैफ अली से बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया में रह रहे हों। सैफ अली ने न सिर्फ सिटी डिफेंस लीजन के नायब कमांडर को मारा था, बल्कि इसने बाद में शहर के अंदर वॉर बिल्ड के 3 चोटी के माहिरीन को भी मार दिया था। इसके बावजूद
ड्रैगन हार्ट सिटी का नायब सिटी लॉर्ड इसके साथ ऐसे बात कर रहा था जैसे इनमें से कोई भी जुर्म कभी हुआ ही ना हो। इस वक्त तमाशाई खिलाड़ियों में से सिर्फ लाइफ लेस थोरन, सुलिट्री 9 और यूलो ही जानते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ड्रैगन सिल का खिताब सिर्फ एक खिताब नहीं था, यह खुदा के डोमेन में एक अफसानवी कारनामे की अलामत था। इस खिताब के साथ कोई भी जिस एनपीसी शहर का दौरा करता वो सिटी लॉर्ड के करीब मकाम से लुत्फ अंदोज होता। ऐसे मकाम वाले शख्स के लिए चंद उकसाने वालों को मारना कोई मसला ही नहीं था। सीबर्ड ने सैफ अली के साथ बदतमीजी करने की जुर्रत सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि इसका मेयार कम था, जिसकी वजह से वो ब्लैक कल्विक के छुपाने वाले असरात को नहीं देख सका था। वरना सैफ अली को उकसाने की बात तो दूर, वो ये जानते हुए कि सैफ अली एक ड्रैगन सिल है, इसके आसपास आम बात करने की जुर्रत भी ना करता। दूर खड़े लाइफ लेस थोरन और बाकी 2 दर्जा 4 के खिलाड़ियों पर नजर डालने के बाद शीरा वीरिया सैफ अली की तरफ मुड़ी और धीमे लहजे में पूछा, नौजवान ड्रैगन सिल, क्या आप और आपके साथी होली स्टार लीजन के एजाजी नाइट के तौर पर खिदमात अंजाम देने के लिए तैयार हैं? एजाजी नाइट, होली नाइट के अल्फाज ने सैफ अली को थोड़ा हैरान कर दिया। ताहम एक लम्हे बाद उसने बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, यह हमारे लिए एजाज की बात है। एक एनपीसी नाइट लीजन में एजाजी नाइट का ओहदा कमांडर के ओहदे के बाद दूसरे नंबर पर होता था। कमांडर की अदम मौजूदगी में एक एजाजी नाइट के पास लीजन को मुतहर्रिक करने का इख्तियार भी होता था। मजीद ये कि नाइट लीजन का पाबंद न होने के बावजूद एक एजाजी नाइट लीजन से मुख्तलिफ मुराआत और फवाइद से लुत्फ अंदोज होता था। दरी असना होली स्टार नाइट लीजन वो नाइट लीजन थी जिसे वर्ल्ड टावर की हिफाजत का काम सौंपा गया था। दीगर नाइट लीजन्स के मुकाबले में होली स्टार नाइट लीजन के एजाजी नाइट के तौर पर कोई और भी ज्यादा फवाइद हासिल कर सकता था। माजी में इन गिनत दर्जा 4 और दर्जा 5 के माहिरीन ने होली स्टार लीजन में शामिल होने की कोशिश की थी। ताहम लीजन की सख्त शराइत की वजह से दर्जा 4 के माहिरीन में से 10% से भी कम को मुंतखब किया गया था और वो लीजन के बाज़ाब्ता रुकन बन सके थे। एजाजी नाइट बनना तो दूर की बात थी। इसलिए यह हकीकत के शीरा वीरिया उन्हें एजाजी नाइट बनने की पेशकश कर रही थी, सैफ अली की तवक्कुआत से बहुत ज्यादा थी। बहुत खूब, अब आप होली स्टार नाइट लीजन के रुकन हैं। वर्ल्ड टावर के कवानीन की हिफाजत के लिए लड़े। शीरा वीरिया ने सैफ अली की तरफ देखते हुए मंजूरी में सर हिलाया। अब बाद में अपना एजाजी बीज लेने के लिए वर्ल्ड टावर जा सकते हैं। जैसे ही शीरा वीरिया ने बात खत्म की, वो सब की नजरों से ओझल हो गई। ये बिल्ड ओथ इस सूरत हाल पर हक्का बका रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि शीरा वीरिया यहां सिर्फ सैफ अली से मिलने आई थी। मजीद ये कि उसने सीबर्ड के बारे में एक लफ्ज भी नहीं कहा था, जैसे सीबर्ड महज एक मामूली कीड़ा हो। इससे पहले कि बिल्ड ओथ अपनी हैरत से बाहर निकल पाता, नायब सिटी लॉर्ड क्रॉस सैफ अली के पास आया। मुबारक हो नौजवान ड्रैगन सिल, क्रॉस ने खुशी से कहा। 50 साल हो गए हैं जब लेडी शीरा ने आखिरी बार किसी को होली स्टार लीजन का एजाजी नाइट का ओहदा दिया था। यहां तक कि कमांडर लिंड्रेक अब भी इस ओहदे के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्रॉस को सैफ अली के साथ इतने दोस्ताना अंदाज में बात करते देखकर आसपास के खिलाड़ियों ने महसूस किया कि उनके दुनिया के बारे में नजरियात बखर रहे हैं। वो बस ये नहीं समझ पा रहे थे कि सैफ अली ने इन एनपीसी ताकतवरों की तारीफ हासिल करने के लिए ऐसा किया था, इतना ज्यादा कि उन्होंने सिटी डिफेंस लीजन के नायब कमांडर सीबर्ड के कत्ल को भी नजरअंदाज कर दिया। अगले ही लम्हे जैसे ही बिल्ड ओथ कुछ कहने वाला था, सैफ अली ने इसे टोकते हुए कहा, जनाब क्रॉस, जब मैं और मेरे साथी पहले शहर में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे तो इस शख्स ने मुझ पर मशकूक होने का इल्जाम लगाया और नायब कमांडर सीबर्ड को मेरे ग्रुप को उकसाने पर उकसाया। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इसे सजा के तौर पर कैद करना मुमकिन है? ब्लैक फुलियम, तुम मुझ पर बोहतान लगा रहे हो। बिल्ड ओथ सैफ अली के अल्फाज पर घबरा गया। जल्दी से उसने वजाहत की, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये खुद जनाब सीबर्ड थे जिन्होंने ऐसा करने का फैसला किया। हमारे आसपास के लोग मेरे लिए गवाही दे सकते हैं। इस वक्त बिल्ड ओथ पहले ही समझ चुका था कि नायब सिटी लॉर्ड क्रॉस का सीबर्ड के कत्ल पर सैफ अली के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई इरादा नहीं है। मजीद ये कि अब जबकि सैफ अली ने ड्रैगन हार्ट सिटी में बहुत ऊंचा मकाम हासिल कर लिया था, अगर बिल्ड ओथ फौरी तौर पर इस जगह से पीछे ना हटा तो उसे यकीनन नुकसान उठाना पड़ेगा। क्या अब का मतलब यह है कि मैं होली स्टार लीजन का एक एजाजी नाइट झूठ बोल रहा हूं? सैफ अली ने मुस्कुराते हुए बिल्ड ओथ की तरफ देखकर पूछा।
जैसे ही सैफ अली ने बात खत्म की, क्रॉस ने सर हिलाया और बिल्ड ओथ की तरफ देखा। फिर इसने सख्ती से कहा, कत नजर उसके कि अब के अल्फाज सच्चे हैं या झूठे, अपने होली स्टार लीजन के एक एजाजी नाइट पर बोहतान लगाया है। इस जुर्म के लिए आपको सजा के तौर पर 15 दिन के लिए कैद किया जाएगा। नहीं, ये नाइंसाफी है। उसने वाज़े तौर पर पहले हमला किया था। बिल्ड ओथ हालात के इस रुख पर चौंक गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि सैफ अली ऐसी चाल चलेगा। ताहम मुजाहमत करना बेसूद था। सैफ अली को घूरते हुए वो धाड़ा, ब्लैक फुलियम, मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। सीक्रेट हैंड एसोसिएशन भी तुम्हें नहीं छोड़ेगी। पहले जेल से बाहर आओ, फिर बात करना। लापरवाही से मुस्कुराते हुए सैफ अली ने कहा, इत्मीनान रखें, जब आप बाहर आएंगे तो बाहर सब कुछ पहले ही खत्म हो चुका होगा। सीक्रेट हैंड एसोसिएशन के पास वाकई बहुत से दर्जा 4 के एनपीसी थे। दूसरी तरफ वो भी कोई आसान शिकार नहीं था, खास तौर पर अब जबकि वो होली स्टार नाइट लीजन का एजाजी नाइट था। एसोसिएशन को इसके खिलाफ कुछ भी करने से पहले 2 बार सोचना पड़ेगा। होली स्टार नाइट लीजन वर्ल्ड टावर का मैनेजर और मुहाफिज दोनों था। सीक्रेट हैंड एसोसिएशन वर्ल्ड टावर के अंदर उस पर हमला करके खुदकुशी करेगी। जहां तक ड्रैगन हार्ट आइलैंड के आसपास के समंदरी इलाकों का ताल्लुक है, वो आम तौर पर उन इलाकों का शाज़ व नादिर ही दौरा करता था। ज्यादा से ज्यादा वो वहां से गुजर रहा होता। मजीद ये कि एक बार जब ड्रैगन हार्ट आइलैंड पर लगी महर हिट जाएगी तो वो बराह रास्त जजीरे पर और वहां से टेलीपोर्ट कर सकेगा। इससे पहले कि बिल्ड ओथ कुछ और कह पाता, लेवल 160 के सिपाहियों का एक दस्ता आया और इसे ले गया। कितना बेरहम है। क्या ये वो मकाम और असर व रसूख है जो दर्जा 4 के ताकतवरों के पास होता है? दर्जा 4? मुझे दर्जा 4 पर तरक्की पानी ही होगी। तो ये जीरो विंग का ब्लैक फुलियम है। वो अफवाहों से भी ज्यादा हैरत अंगेज है। मैं हैरान हूं कि क्या जीरो विंग दर्जा 2 के खिलाड़ियों को भर्ती कर रहा है। अगर मैं ऐसी गिल्ड में शामिल हो सकूं तो मुझे ड्रैगन हार्ट सिटी में किसी चीज की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। जब आसपास के खिलाड़ियों ने एनपीसी सिपाहियों को ड्रैगन हार्ट आइलैंड के सबसे खौफनाक आदमी को ले जाते देखा तो वो सैफ अली की सलाहियतों पर दंग रह गए। वो ये भी समझ गए कि सैफ अली ने बिल्ड ओथ को बराह रास्त क्यों नहीं मारा था। एक बार मरने की सजा के मुकाबले में 15 दिन तक कैद रहने के नताइज कहीं ज्यादा संगीन थे। ये खास तौर पर अब सच था जब सैफ अली ने ड्रैगन हार्ट सिटी में इतना ऊंचा मकाम हासिल कर लिया था। इसके लिए 15 दिन वॉर बिल्ड एडवेंचर टीम को गिराने के लिए काफी से ज्यादा थे। दरीं असना बिल्ड ओथ सिर्फ ये देख सकता था कि ये सब कैसे हुआ। इस वक्त वहां मौजूद हर शख्स पहले ही जीरो विंग को ड्रैगन हार्ट आइलैंड की चोटी पर खड़ा देख सकता था। हमारा मसला हल हो गया है। बिल्ड ओथ को ले जाते हुए देखने के बाद सैफ अली डिवाइन शेडो और दूसरों के पास वापस आया। मुस्कुराते हुए उसने कहा, हम अब ड्रैगन हार्ट सिटी में दाखिल हो सकते हैं। जवाब में डिवाइन शेडो और क्लींजिंग फुलियम ने सख्ती से अपने सर हिलाए। अब भी उन्हें जो कुछ हुआ था इस पर यकीन करना मुश्किल लग रहा था। सिर्फ एक लम्हा पहले वॉर बिल्ड अपनी ताकत के उरूज पर था। फिर भी सैफ अली के सिर्फ चंद अल्फाज के साथ अब उसे तहलील होने के खतरे का सामना था। दरीं असना इस सूरत-ए-हाल की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। सिर्फ चंद मिनटों में ये ड्रैगन हार्ट सिटी में हर एक के कानों तक पहुंच गई। इस खबर ने शहर की मुख्तलिफ गिल्ड्स और एडवेंचर टीमों के दरमियान खास तौर पर बड़ा हंगामा बर्पा कर दिया। चैप्टर 2805 शोहरत ने ड्रैगन हार्ट सिटी को हिलाकर रख दिया। तुमने क्या कहा? ब्लैक फुलियम ने दर्जा 4 के एनपीसी को मार दिया और बिल्ड ओथ को 15 दिन के लिए जेल भी भिजवा दिया। जब ड्रैगन हार्ट सिटी में काम करने वाली मुख्तलिफ गिल्ड्स और एडवेंचर टीमों ने सैफ अली के मजिजाती कारनामे के बारे में सुना तो वो हक्का बका रह गए। उन्होंने बार बार रिपोर्टिंग करने वाले अहलकारों से इस मालूमात की सदाकत के बारे में तस्दीक करने पर जोर दिया। जैसे कि ऐसे रद्द-ए-अमल की तवक्को थी, रिपोर्टिंग करने वाले अहलकारों ने फौरी तौर पर सैफ अली के सीबर्ड को मारने की जंगी वीडियो अपने मुताल्लिका आला हुक्काम को भेजी। साथ ही सैफ अली के बिल्ड ओथ के बिल्कुल सामने वॉर बिल्ड के 3 चोटी के माहिरीन को मारने और एनपीसी सिपाहियों के बिल्ड ओथ को जेल ले जाने की वीडियोज भी भेजे। ड्रैगन हार्ट सिटी बिल्ड स्टोन बार। इस बार में लेवल 123 से ज्यादा के दर्जा 3 के माहिरीन का एक ग्रुप जमा था। इस ग्रुप में यहां तक कि सबसे कमजोर शख्स भी रिफाइनमेंट रीलिम के मैयार पर था।
वहां 1 दर्जन से ज्यादा चोटी के माहिरीन और 4 आला तरीन माहिरीन भी मौजूद थे। दरी असना, इस ग्रुप की सरबराही में कोई और नहीं बल्कि एल्डर वो बैठा था जो 13 थ्रोनस के बानियों में से एक था। तेविज़नड, क्या तुम्हें यकीन है कि ये मालूमात दुरुस्त है? एल्डर वो सिया धुंध में लिपटी एक औरत की रिपोर्ट पढ़ते हुए शक महसूस किए बगैर न रह सके। इसकी वजह यह थी कि तेविज़नड लाइविस की रिपोर्ट बहुत ज्यादा हैरानकुन थी। बहरहाल, उनका ग्रुप उस वक्त वॉर बिल्ड की वजह से इतनी राजदारी से काम कर रहा था। इसके बावजूद एल्डर वो को बताया जा रहा था कि वॉर बिल्ड खत्म हो चुका है। मजीद ये कि इसकी तबाही मुकम्मल तौर पर जीरो विंग के गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम की वजह से हुई थी। वो इस पर कैसे यकीन कर सकता था? ये 100% सच है। बहुत सी ताकतें पहले ही वॉर बिल्ड के इलाके पर नजरें जमाए हुए हैं। अगर वॉर बिल्ड का अब भी सीक्रेट हैंड के साथ कुछ राब्ता न होता तो वो गालिबन अब तक कार्रवाई कर चुके होते, तेविज़नड लाइविस ने पुरज़्म लहजे में इसरार किया। मजीद ये कि मैंने जो मालूमात इकट्ठी की हैं इसके मुताबिक हेवेंस ब्लेड का ब्लैक फुलियम के साथ गहरा ताल्लुक बनता नजर आ रहा है। अगर जीरो विंग को हेवेंस ब्लेड की मुकम्मल हिमायत हासिल है तो मुझे डर है कि ज्यादा देर नहीं लगेगी जब जीरो विंग ड्रैगन हार्ट सिटी के मुख्तलिफ वसाई के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लेगा। ब्लैक फुलियम क्या सोच रहा है? इसके पास वाकई ड्रैगन हार्ट सिटी आने की फुर्सत है? क्या उसे ट्विन टावर्स किंगडम में बिगड़ती हुई सूरत हाल की फिक्र नहीं है? एल्डर वो, जिनके चेहरे पर कदरे थकन के तासुरात थे, तेविज़नड लाइविस के अल्फाज पर हैरान रह गए। साथ ही वो इस बात पर उलझन में थे कि सैफ अली इतनी तेजी से इतना खौफनाक कैसे हो गया था। ये हकीकत कि सैफ अली ने बगैर किसी नतीजे के दर्जा 4 के एनपीसी को मार दिया और सिर्फ चंद अल्फाज के साथ बिल्ड ओथ को कैद कर दिया, इससे साबित हुआ कि वो मकाम के लिहाज से पहले ही ड्रैगन हार्ट सिटी की चोटी पर खड़ा था। वो अब एक ऐसी हस्ती था जिसे ड्रैगन हार्ट सिटी की मुख्तलिफ ताकतों को रश्क से देखना पड़ता था। फिर भी एल्डर वो की मालूमात के मुताबिक ट्विन टावर्स किंगडम में जीरो विंग की कार्रवाइयां संगीन हालत में थीं। गेम के इस मरहले पर मुकम्मल दर्जा 3 की विरासत मुख्तलिफ सुपर पावर्स के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल थी। ये विरासत उन्हें एनपीसी फोर्सेस के खिलाफ जाने की इजाज़त देंगी। इसलिए 20 से ज्यादा सुपर पावर्स इस वक्त हर रोज चोटी के माहिरीन के साथ ट्विन टावर्स किंगडम में जीरो विंग की कार्रवाइयों को हरासा कर रही थी। जहां ये सुपर पावर्स स्काई स्प्रिंग सिटी में जीरो विंग, इन लीडिंग सिविल और कुर्रिमुसिन एम्परर के इत्तेहाद के खिलाफ जा रही थीं, वहीं उन्होंने पड़ोसी एनपीसी शहरों से सीक्रेट कोवन्नट टावर की तरफ जाने के लिए बहुत से अरकान भी भेजे थे। खिलाड़ियों को सीक्रेट कोवन्नट टावर में आने से रोकने के लिए जीरो विंग के इत्तेहाद ने टावर की तरफ जाने वाले रास्तों पर बड़ी तादाद में अहलकार तैनात किए थे। अब तक दोनों फरीकों के दरमियान 1 लाख से ज्यादा खिलाड़ियों पर मुश्तमिल लड़ाइयां 5 बार हो चुकी थीं, जबकि कई हजार खिलाड़ियों पर मुश्तमिल लड़ाइयां 20 से ज्यादा बार हो चुकी थी। हालिया लड़ाई में स्टार लिंक और मिरेकल भी इसमें शामिल हो गए थे और कल 4 दर्जा 4 के माहिरीन भेजे थे। खुशकिस्मती से जीरो विंग की तरफ से मुकाबला करने के लिए 3 दर्जा 4 के माहिरीन भेजे गए थे। इनमें से एक जीरो विंग की मैन फोर्स की कमांडर शोला रानी थी, एक उन लीडिंग सिविल के नायब गिल्ड लीडर उन लीडिंग हार्ट थे और एक कुर्रिमुसिन एम्परर की नायब गिल्ड लीडर अल्सरी वर्स्ट। जहां तक ब्लैक फुलियम का ताल्लुक है वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। इस सूरत हाल के हवाले से हर कोई उलझन में था कि ब्लैक फुलियम इस लड़ाई से बाहर क्यों रहा। इस लड़ाई ने पूरे खुदा के डोमेन को मुकम्मल तौर पर हिला कर रख दिया था। खुदा के डोमेन के आगाज के बाद से ये पहली लड़ाई थी जिसमें मुतअद्दिद दर्जा 4 के माहिरीन शामिल थे। इस लड़ाई के इख्तिताम तक गिलिशियल लीग प्लान का एक बड़ा हिस्सा जहां तसादुम हुआ था, बंजर जमीन में तब्दील हो चुका था। अगरचे लड़ाई जीरो विंग की जीत पर खत्म हुई थी, लेकिन अगर जीरो विंग के ताकतवर जंगी हथियार जैसे कुर्रिमुसिन ड्रैगन फ्लाइंग शिप्स, कॉम्बैट पपेट्स और एडवांस्ड बैरियर्स न होते तो नतीजा मुख्तलिफ होता। मजीद ये कि एनपीसी फोर्सेस की बढ़ती हुई सरगर्मियों ने मुख्तलिफ सुपर पावर्स को अपनी अफवाज का एक बड़ा हिस्सा बचाने पर मजबूर कर दिया था। ताहम जीरो विंग, इन लीडिंग सिविल और कुर्रिमुसिन एम्परर अब अच्छी हालत में नहीं थे। तवील जंग की वजह से तीनों गिल्ड्स को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा था। ये खास तौर पर जीरो विंग के लिए सच था। बहरहाल इन लीडिंग सिविल और कुर्रिमुसिन एम्परर के बरक्स जीरो विंग के पास इन्हिसार करने के लिए कोई पस मंजर नहीं था। ये जानते हुए मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने जीरो विंग को जल्द अज जल्द खत्म करने के लिए बहुत कोशिशें की थीं।
मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने जो इक़दामात किए इनमें ज़ीरो विंग के माहिरीन को तोड़ना और ज़ीरो विंग की आमदनी के ज़राए को ख़त्म करना शामिल था। हकीकी दुनिया में ज़ीरो विंग की आमदनी के ज़राए के नुकसान ने गिल्ड को ख़ास तौर पर मुश्किल पोजीशन में डाल दिया था। सबसे अहम बात यह है कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने ज़ीरो विंग के साज व सामान और मवाद के ज़राए को भी रोक दिया था। अगरचे ये मुकम्मल पाबंदी नहीं थी, लेकिन मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने साज व सामान और मवाद की कीमतों को मुज़क्का खेज सतह तक बढ़ा दिया था। अब लेवल 120 के मिस्ट्रेस आयरन साज व सामान का सिर्फ एक टुकड़ा तैयार करने की लागत 30 गोल्ड कवाइज थी। अगर ये पहले की बात होती तो 30 गोल्ड लेवल 120 के सीक्रेट सिल्वर साज व सामान का एक टुकड़ा तैयार करने के लिए काफ़ी से ज़्यादा होते। इसके अलावा मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने मार्केट से लेवल 110 से ज़्यादा के तमाम सीक्रेट सिल्वर साज व सामान और इससे ऊपर के सामान भी खरीद लिए, जिससे ज़ीरो विंग, इन लिडिंग सिविल और कुरिमुसिन एम्परर के लिए कुछ नहीं बचा। बहुत सी लड़ाइयों के बाद तीनों गिल्ड्स के साज व सामान का ज़ख़ीरा पहले ही ख़त्म होना शुरू हो गया होगा। दरी असना, अच्छे हथियारों और साज व सामान के बगैर उनके अरकान कैसे लड़ेंगे? सीक्रेट सिल्वर साज व सामान से मुकम्मल लैस खिलाड़ी को मिस्टरेस आयरन साज व सामान से मुकम्मल लैस खिलाड़ी पर बुनियादी खुसूसियात में 20% से ज़्यादा बरतरी हासिल होगी। कहने की ज़रूरत नहीं, फाइन गोल्ड साज व सामान से मुकम्मल लैस खिलाड़ियों के साथ फ़र्क और भी ज़्यादा होगा। मज़ीद ये कि मुनासिब हथियारों और साज व सामान के बगैर तीनों गिल्ड्स के अरकान को सीक्रेट कोवेनेंट टावर में ग्राइंडिंग करने में भी ज़्यादा दुश्वारी होगी। उस वक्त तेविज़नेड लाइविस को अचानक अपने एक मातहत का पैगाम मौसूल हुआ। इसे पढ़ने के बाद उसने कहा, मुझे अभी वॉरबिल्ड के एक अंदरूनी शख्स से मालूमात मिली है। ऐसा लगता है कि ब्लैक फुलियम के इक़दामात ने वर्ल्ड टावर पर सीक्रेट हैंड के कंट्रोल को भी मुतासिर किया है, इसलिए सीक्रेट हैंड ब्लैक फुलियम को सबक सिखाने का मंसूबा बना रहा। ताहम चूंकि सीक्रेट हैंड ड्रैगन हार्ट आइलैंड पर उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो ट्विन टावर्स किंगडम में ज़ीरो विंग की अफवाज को ख़त्म करने के लिए स्टार लिंक के साथ शराकतदारी करने का मंसूबा बना रहा। दिलचस्प। ब्लैक फुलियम वाकई जानता है कि मुसीबत कैसे खड़ी करनी है। ताहम ये 13 थरूनस के लिए भी एक अच्छा मौका है। एक अच्छा मौका, तेविज़नेड लाइविस ने एल्डर वो के अल्फाज पर उलझन में दोहराया। तेविज़नेड लाइविस और उसके साथ खड़े मील रेंजर को देखते हुए एल्डर वो ने कहा, तेविज़नेड, रेन, तुम दोनों मेरे पीछे आओ। बाकी सब यहां आराम जारी रखें और हमारी वापसी का इंतजार करें। जी जनाब, सब ने एहतराम से जवाब दिया। इसके बाद एल्डर वो तेविज़नेड लाइविस और मॉडर्न रेन के साथ खुफिया तौर पर बिल्ड स्टोन बार से निकल गए। एल्डर वो, हम कहाँ जा रहे हैं? क्या हमें मंसूबाबंदी के मुताबिक चौथी ज़ेरे ज़मीन मंजिल पर नहीं जाना चाहिए? तेविज़नेड लाइविस ने खुश असलूबी से मुस्कुराते हुए एल्डर वो को देखते हुए पूछा। हम अभी वहां नहीं जाएंगे, हमें कुछ ज्यादा अहम काम करना है, एल्डर वो ने जवाब दिया। कुछ ज्यादा अहम? कुछ सोचते हुए तेविज़नेड लाइविस ने हैरत से पूछा, क्या हम ज़ीरो विंग के साथ शराकतदारी करने जा रहे हैं? शराकतदारी? सर हिलाते हुए एल्डर वो ने कहा, हमें ज़ीरो विंग के साथ शराकतदारी करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ ज़ीरो विंग को सीक्रेट कोवेनेंट टावर का दिफा करने का मौका देंगे। सीक्रेट कोवेनेंट टावर का दिफा? ये कैसे मुमकिन है? तेविज़नेड लाइविस एल्डर वो के अल्फाज पर शक किए बगैर न रह सकी। अगर स्टार लिंक और मुख्तलिफ सुपर पावर्स ही ज़ीरो विंग को निशाना बना रहे होते तो शायद ठीक होता। ताहम अब सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ थी जब सीक्रेट हैंड एसोसिएशन इसमें शामिल हो गई थी। इस वक्त कौन जानता था कि एसोसिएशन ज़ीरो विंग से निमटने के लिए कितने दर्जा 4 के एनपीसी भेजेगी। ट्विन टावर्स किंगडम में ज़ीरो विंग के पास इस वक्त मौजूद अफवाज के साथ सीक्रेट कोवेनेंट टावर का दिफा करना बिल्कुल नामुमकिन होगा। तेविज़नेड लाइविस का शक देखकर एल्डर वो मुस्कुराया और पूछा, लेकिन क्या होगा अगर ज़ीरो विंग के पास सिटी बिल्डिंग ऑर्डर हो? एल्डर वो, क्या अब वो सिटी बिल्डिंग ऑर्डर ज़ीरो विंग को बेचने का इरादा रखते हैं? तेविज़नेड लाइविस को फौरन एहसास हो गया। सिटी बिल्डिंग ऑर्डर एक नाकाबिले यकीन हद तक नायाब चीज़ थी। अब तक 13 थरूनस भी सिर्फ 2 हासिल करने में कामयाब रही थी, और चूंकि गिल्ड पहले ही उन 2 ऑर्डर्स में से एक इस्तेमाल कर चुकी थी, इसलिए इसके पास सिर्फ एक बचा था। सिटी बिल्डिंग ऑर्डर के साथ खिलाड़ी अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी बादशाहत सल्तनत में गिल्ड सिटी तामीर कर सकते थे। अगर ज़ीरो विंग सीक्रेट कोवेनेंट टावर के बिल्कुल साथ एक गिल्ड सिटी कायम कर सकता है
तो टावर को कंट्रोल करने की उसकी सलाहियत में नुमाया इजाफा हो जाएगा। अपने दर्जा 4 के जंगजुओं के साथ मिलकर जीरो विंग के पास टावर का दिफा करने का बहुत बेहतर मौका होगा। मैं इसे बेचूंगा या नहीं, इसका इन्हिसार जीरो विंग के खुलूस पर होगा, एल्डर वो ने मुस्कुराते हुए कहा। एल्डर वो के अल्फाज सुनकर तेविज़नद लाइविज ने सर हिलाया और मुस्कुराई। साथ ही इसे सैफ अली पर थोड़ा तरस भी आया। चूंकि एल्डर वो के पास जीरो विंग की लाइफ लाइन थी, इसलिए वो यकीनन जीरो विंग से बड़ा फायदा उठाएगा। ये खास तौर पर अब सच था जब सैफ अली ड्रैगन हार्ट सिटी की चोटी पर खड़ा था। एल्डर वो, हमारी तहकीकात के मुताबिक ब्लैक फुलियम इस वक्त इस वांडरर्स शॉप के अंदर है। मॉडर्न रेन ने कुछ फासले पर एक टूटी फूटी 3 मंजिला दुकान की तरफ इशारा करते हुए कहा। बहुत खूब, हम अभी गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम से मिलने जाएंगे, एल्डर वो ने सर हिलाया। फिर वो तेविज़नद लाइविज और मॉडर्न रेन के साथ वांडरर्स शॉप की तरफ बढ़ा। चैप्टर 2806 हैरान कुन जीरो विंग। ड्रैगन हार्ट सिटी, वांडरर्स शॉप। जब एल्डर वो का 3 अफराद पर मुश्तमिल ग्रुप दुकान में दाखिल हुआ तो एक शानदार मंजर फौरी तौर पर उनकी आंखों के सामने आ गया। इमारत के अंदर का मंजर उसके खस्ताहाल बैरूनी हिस्से के बिल्कुल बरक्स था। यहाँ क्या हो रहा है? तेविज़नद लाइविज इमारत के अंदर की जगह का मुआयना करते हुए दंग रह गई। ये जगह पिछली बार के मुकाबले में बिल्कुल मुख्तलिफ लग रही है जब मैं यहाँ आई थी। वांडरर्स शॉप के इसके पिछले दौरों पर इमारत का अंदरूनी हिस्सा उसके बैरूनी हिस्से की तरह खस्ता हाल नजर आता था। और अगरचे दुकान बेहतरीन अशिया फरोख्त करती थी, लेकिन यहाँ हर चीज की कीमत मुज़हका खेज हद तक ज्यादा थी। अगर किसी को कोई खास चीज हासिल करने की जल्दी न होती तो वो यहाँ खरीदारी करने नहीं आता था। अब न सिर्फ दुकान का अंदरूनी हिस्सा शानदार हो गया था, बल्कि दुकान का रकबा भी एक तंग कमरे से बढ़कर बास्केटबॉल कोर्ट के आधे हिस्से तक फैल गया था। नुमाइश के लिए रखी गई अशिया की तादाद दुगनी हो गई थी और अशिया का मयार नुमाया तौर पर बेहतर था। अब नुमाइश के लिए रखी गई तकरीबन हर चीज एक कीमती खजाना थी। दर्जा 3 के मैजिक स्क्रूलिज, मास्टर पॉइशनर्स, अल्केमी गोल्ड। अल्केमी गोल्ड खास तौर पर कीमियागिरी का एक खजाना था। ये न सिर्फ फॉर्जन की कामयाबी की शरह में 15% इजाफा कर सकता था, बल्कि तैयार करदा शय की बुनियादी खुसूसियात में भी 10% इजाफा कर सकता था। मजीद ये कि ये एपिक हथियारों और साज और सामान की तैयारी में भी मुअस्सर था। ताहम मार्केट में अल्केमी गोल्ड तलाश करना नामुमकिन था। खिलाड़ी इसे सिर्फ कदीम खंडरात से हासिल कर सकते थे। अल्केमी गोल्ड एपिक अशिया से भी ज्यादा नायाब था। बहरहाल वांडरर्स शॉप में फरोख्त के लिए अल्केमी गोल्ड की कल 10 ईंटें मौजूद थीं। मजीद ये कि वो इस वक्त सिर्फ पहली मंजिल पर थे। वांडरर्स शॉप की 3 मंजिलें थीं और दुकान में फरोख्त होने वाली मसनूआत की कीमत हर अगली मंजिल के साथ बढ़ती जाती थी। दूसरे लफ्जों में, पहली मंजिल पर फरोख्त होने वाली मसनूआत मेयार में सबसे कम थीं। रेन, बाद में अर्द गिर्द नजर डालना। अगर तुम्हें कोई ऐसी चीज नजर आए जिसकी हमें जरूरत है तो उसे खरीद लेना, एल्डर वो ने मॉडर्न रेन को हिदायत दी। जब उसने दुकान में फरोख्त होने वाली अशिया देखी तो वो भी मुतासिर हुए बगैर न रह सका। यहाँ फरोख्त होने वाली अशिया वाकई इंतहाई महंगी थीं, जिनमें सबसे सस्ती चीज की कीमत 20 एंशेंट गोल्ड थी और अल्केमी गोल्ड जैसी कीमती अशिया की कीमत 1000 एंशेंट गोल्ड थी। ताहम यहाँ फरोख्त होने वाली ज्यादातर अशिया बाहर की दुनिया में खरीदना तकरीबन नामुमकिन था। इसके अलावा 13 थरूनस को अल्केमी गोल्ड जैसी अशिया की फौरी जरूरत थी। सिस्टम की बड़ी अपडेट के बाद इफरीतों से निमटना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। इससे पहले दर्जा 3 की टीमें ग्रैंड लॉर्ड रैंक के इफरीतों का मुकाबला कर सकती थीं, यहां तक कि सिर्फ फाइन गोल्ड हथियारों और साज और सामान के साथ। अब ताहम दर्जा 3 की टीमों को डार्क गोल्ड हथियारों और साज और सामान से मुकम्मल लैस होने की जरूरत थी। मजीद ये कि टीम के एमटी को एपिक साज और सामान के 2 या 3 टुकड़ों की जरूरत होगी, वरना मदद के बगैर ग्रैंड लॉर्ड का मुकाबला करना इंतहाई मुश्किल होगा। कहने की जरूरत नहीं, मीथक इफरीतों पर छापा मारने की जरूरियात इससे भी ज्यादा थीं। खिलाड़ी अब ताकतवर इफरीतों को शिकस्त देने के लिए सिर्फ अपने जंगी मयार पर इन्हिसार नहीं कर सकते थे, उन्हें उनकी मदद के लिए एपिक हथियारों और साज और सामान की भी जरूरत थी, वरना लेवल 120 से ज्यादा के नक्शों को तलाश करने के फवाइद लागत के काबिल नहीं थे। दरीं असना, अल्केमी गोल्ड ने एपिक हथियारों और साज और सामान की तैयारी की कामयाबी की शरह में इजाफा किया।
एक एडवांस्ड मास्टर फॉर्जर के हाथों में कामयाबी तकरीबन यकीनी थी। मजीद ये कि तैयार करदा शय की बुनियादी खुसूसियात में भी 10% इजाफा होगा। जी जनाब, मॉडर्न रेन ने अपनी हैरत से बाहर निकलने के बाद सर हिलाया। एल्डर वो का ग्रुप दूसरी मंजिल पर चला गया और वहां नुमाइश के लिए रखी गई अशिया को देखकर मॉडर्न रेन की राल टपकने लगी। इसकी वजह यह थी कि दूसरी मंजिल पर दरहकीकत एपिक अशिया फरोख्त हो रही थीं। अगरचे ये एपिक अशिया हथियार असाज व सामान नहीं थीं, लेकिन फिर भी वो नाकाबिले यकीन हद तक नायाब और मुफीद थीं। कन्फाइनमेंट क्रिस्टल 2000 गज के दायरे को सेल करता है और 2 घंटे के लिए जादुई दायरे के अंदर मौजूद तमाम दुश्मनों की बुनियादी खुसूसियात को 40% कम कर देता। विंड मैनिपुलेटिंग रूप लैंड माउनेट्स की नकलो हरकत की रफ्तार में 15% और फ्लाइंग माउनेट्स की रफ्तार में 25% इजाफा करता है। एपिक अशिया की नुमाइश देखकर सर चकरा रहा था। एक ही नज़र में उन्होंने कम अज कम 60 एपिक अशिया दरियाफ्त की। जिस चीज ने उन्हें बेज़बान कर दिया वो कीमतें थीं। यहां तक कि सबसे सस्ती एपिक शय की कीमत 1500 एंशेंट गोल्ड थी। ताहम उन्हें तस्लीम करना पड़ा कि ये एपिक अशिया वो तमाम चीजें थीं जिनकी मुख्तलिफ ताकतें ख्वाहिश रखती थीं। एपिक अशिया के अलावा लाइफ स्टाइल खिलाड़ियों के लिए दरकार हर किस्म के बेहतरीन औजार भी दस्तयाब थे, जैसे डार्क गोल्ड अल्केमी टूल्स का एक सीट। वाहिद मसला ये था कि इस सीट की कीमत 5000 एंशेंट गोल्ड थी। एल्डर वो और दीगर ने दूसरी मंजिल पर फरोख्त होने वाली अशिया को देखने के बाद महसूस किया जैसे वो अभी किसी खजाने के घर में दाखिल हुए हों। यहां फरोख्त होने वाली हर चीज ने उनके दिल जीत लिए। बदकिस्मती से कोई चीज जितनी हैरानकुन थी, इसकी कीमत भी इतनी ही हैरानकुन थी। उनके पास मौजूद सिर्फ 60,000 एंशेंट गोल्ड के साथ वो इस मंजिल से सिर्फ चंद अशिया ही खरीद सकते थे। जैसे ही एल्डर वो का ग्रुप तीसरी मंजिल पर नजर डालने के लिए जाने वाला था, अचानक एक दुबली पुतली शख्सियत ने उनका रास्ता रोक लिया। इस शख्स से निकलने वाले खौफनाक हाले ने एल्डर वो और दीगर को फौरी तौर पर ताकतवर दबाव का शिकार कर दिया। इस मकाम से आगे किसी भी बाहर वाले को जाने की इजाजत नहीं है, यूलो ने एल्डर वो के ग्रुप से नरमी से कहा। अगर आप यहां खरीदारी करना चाहते हैं तो अब सिर्फ पहली और दूसरी मंजिल पर ही ऐसा कर सकते हैं। जब तेविजनेड लाइविज और मॉडर्न रेन ने यूलो को देखा तो वो अपनी आंखों पर यकीन न कर सके। दर्जा 4 एक मुस्तनद दर्जा 4 की कुल्ली रुक। तेविजनेड लाइविज और मॉडर्न रेन दोनों यूलो को पहचानते थे। बहरहाल यूलो हेवेंस ब्लेड की टीम लीडरों में से एक रही थी। साथ ही वो ड्रैगन हार्ट आइलैंड पर काम करने वाले चंद चोटी के माहिरीन में से एक थी। सिर्फ उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यूलो पहले ही दर्जा 4 पर तरक्की पा चुकी होगी। बहरहाल गेम के इस मरहले पर दर्जा 4 पर तरक्की पाने की सलाहियत रखने वाले किसी भी शख्स को पूरी गिल्ड की मुकम्मल हिमायत हासिल थी। फिर भी यूलो, एक कुल्लीरुक जो 1 माह पहले लापता हो गई थी, अब दर्जा 4 की कुल्लीरुक के तौर पर दोबारा नमूदार हुई थी। ये महज नाकाबिले यकीन था। छोटी बच्ची, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या आप इस वॉन्डर्स शॉप को चला रही हैं? एल्डर वो अपने जहन में मौजूद सवाल पूछे बगैर ना रह सके। नहीं, ये दुकान गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम चिल्लाते हैं। मैं सिर्फ उनकी तरफ से इस जगह का इंतजाम संभाल रही हूं, यूलो ने सर हिलाते हुए कहा। ब्लैक फुलियम इस जगह को चलाता है? एल्डर वो दंग रह गया। अपनी मौजूदा शानदार हालत में वॉन्डर्स शॉप की मालियत गालिबन 1 मिलियन एंशेंट गोल्ड इससे ज्यादा थी। एल्डर वो शायद इस पर यकीन कर लेता अगर हेवेंस ब्लेड इस जगह का मालिक होता। बहरहाल हेवेंस ब्लेड काफी अरसे से ड्रैगन हार्ट आइलैंड पर काम कर रहा था। ताहम इसे बताया गया कि सैफ अली दर हकीकत इस दुकान का मालिक है। वो ऐसी कहानी कैसे हजम कर सकता था? जब एल्डर वो दंग रह गया तो तेविजनेड लाइविज ने तेजी से रद्दे अमल जाहिर करते हुए पूछा, हम 13 थरूनस से हैं। हम गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम से वाकिफ हैं और हमें उस वक्त उनके साथ कारोबार पर बात करनी है। क्या हम अभी उनसे मिल सकते हैं? मुझे डर है कि आपको थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा, यूलो ने सर हिलाते हुए कहा। ड्रैगन हार्ट आइलैंड की 1 दर्जन से ज्यादा ताकतें इस वक्त गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम के साथ कारोबार पर बात कर रही हैं, इसलिए आपका अभी दाखिल होना मुनासिब नहीं है। ताहम आपको ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि वो मजीद 1 दर्जन मिनट में फारिग हो जाएंगे। 1 दर्जन से ज्यादा ताकतें? एल्डर वो थोड़ा हैरान हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि ड्रैगन हार्ट आइलैंड की इतनी सारी ताकतें पहले ही हरकत में आ चुकी हैं।
ठीक है, हम इंतजार करेंगे। एल्डर वो ने तवक्को की थी कि ड्रैगन हॉट आइलैंड की कुछ ताकतें सैफ अली से मिलने की कोशिश करेंगी, क्योंकि सैफ अली अब बुनियादी तौर पर ड्रैगन हॉट आइलैंड का हुक्मरान था। गिल्ड्स और एडवेंचर टीमों के लिए जीरो विंग के साथ शराकत दारी करने की कोशिश करना फितरी था। ताहम एल्डर वो उन दीगर गिल्ड्स और एडवेंचर टीमों के बारे में ज्यादा फिक्रमंद नहीं था। बहरहाल उनके बरक्स 13 थरूनस के पास सिटी बिल्डिंग ऑर्डर था, जिसकी जीरो विंग को अशद जरूरत थी, एक सौदेबाजी के मोहरे के तौर पर। तकरीबन 1 दर्जन मिनट इंतजार करने के बाद एल्डर वो के ग्रुप ने देखा कि ड्रैगन हॉट आइलैंड की मजीद मकामी ताकतें पहुंच गई हैं और दूसरी मंजिल पर उनके साथ इंतजार में शामिल हो गई हैं। इन ताकतों में फॉर्सेंट सोसाइटी भी शामिल थी, जो एक सपर गिल्ड थी और ताकत में 13 थ्रूनस के बराबर थी, जिसकी नुमाइंदगी उसके फर्स्ट वाइस गिल्ड लीडर उनटुकिसिकेट ड्रिंक्रुड कर रहे थे। वो एक इफरीत था जिसके पास समंदर की सबसे ताकतवर ढाल का खिताब था। दीगर सपर पावर्स के बरक्स फॉर्सेंट सोसाइटी ने अपनी तरक्की मुकम्मल तौर पर समंदर पर मरकूज की थी। इसकी बहरी ताकत अब 5 अजीम सपर गिल्ड्स के बराबर थी। इंटुकिसिकेट ड्रिंक्रुड की आमद ने एल्डर वो को भी हैरान कर दिया। ताहम जैसे ही मुख्तलिफ ताकतों ने एक दूसरे का मुशाहिदा किया, यूलो, जो सीढ़ियों के पास खामोशी से पहरा दे रही थी, अचानक बोली, गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम ने अभी ताकतों के पहले ग्रुप के साथ अपनी बातचीत मुकम्मल की है। अब आप ऊपर जा सकते हैं। क्या सब एक साथ जाएंगे? तेविज़नेड लाइविज ने पूछा। वो सैफ अली के साथ तन्हाई में बातचीत करना चाहते थे। ग्रुप मुज़ाकरात का सवाल ही पैदा नहीं होता था। सही कहा। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम से मिलने के ख्वाहिशमंद बहुत ज्यादा ताकतें हैं। तन्हाई में बातचीत करने में बहुत वक्त लगेगा। यूलो ने सर हिलाया। अगर आप गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम से तन्हाई में मिलना चाहते हैं तो अब चंद दिन बाद वापस आ सकते हैं। तुम लोग। तेविज़नेड लाइविज यूलो के अल्फाज पर थोड़ा गुस्से में आ गई। वो 13 थरूनस, एक सपर गिल्ड के नुमाइंदे थे। उन्होंने यहां 1 दर्जन मिनट से ज्यादा इंतजार करके पहले ही काफी एहतराम दिखाया था। फिर भी उनके साथ सलूक यहां मौजूद दीगर ताकतों से मुख्तलिफ नहीं था। तेविज़नेड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जरूरत पड़ी तो हम एक साथ दाखिल होंगे, एल्डर वो ने हंसते हुए कहा। फिर इसने सरगोशी में बात जारी रखी, ब्लैक फुलियम वाकई जानता है कि अपने पते कैसे खेलने हैं। वो जानता है कि मुख्तलिफ ताकतें इसके पास मुख्तलिफ शराकत दारी की पेशकशें और कारोबारी सौदे ला रही हैं, इसलिए वो बुनियादी तौर पर हर एक को एक दूसरे के साथ मुकाबला करवा रहा। साथ ही इसे बेहतरीन सौदा मुंतखब करने का मौका मिलता है। बदकिस्मती से हमारी तजवीज़ ऐसी है जिसे ब्लैक फुलियम मुस्तरद नहीं कर सकेगा। मामले पर कुछ सोचने के बाद तेविज़नेड लाइविज ने इत्तेफाक में सर हिलाया। बहरहाल सैफ अली को अब भी उनसे मदद मांगनी पड़ेगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो तन्हाई में मुज़ाकरात करेंगे या ग्रुप में। इस सूरत-ए-हाल में फॉर्सेंट सोसाइटी का ग्रुप खामोश रहा। ये वाज़ेह था कि वो भी अपनी तजवीज़ पर पुरएतमाद थे। दरी असना ये सूरत-ए-हाल देखकर यूलो मुस्कुराई और कहा, बराहे करम दाखिल हूं। यूलो के बात खत्म करने के बाद वहां मौजूद 1 दर्जन इससे ज्यादा ताकतों के नुमाइंदों ने वांडरर्स शॉप की तीसरी मंजिल का रुख किया। ताहम तीसरी मंजिल पर पहुंचने और वहां नुमाइश के लिए रखी गई अशिया को देखकर सबकी आंखें तकरीबन बाहर निकल आईं। लेवल 120 से लेवल 130 के डार्क गोल्ड सीट साज व सामान के डिजाइन, लेवल 100 से ज्यादा के एपिक साज व सामान के डिजाइन, एडवांस्ड मैजिक ईरे डिजाइन्स, एडवांस्ड शॉप कंस्ट्रक्शन डिजाइन, एडवांस्ड होटल कंस्ट्रक्शन डिजाइन, मास्टर आइस फायर बम डिजाइन। यहां नुमाइश के लिए रखी गई हर चीज ऐसी थी जो बाहर की दुनिया में आसानी से नहीं मिल सकती थी। ताहम अशिया नाकाबिले यकीन हद तक महंगी भी थीं। यहां तक कि सबसे सस्ती चीज की कीमत 6000 एंशेंट गोल्ड थी। इतनी रकम जो ड्रैगन हार्ट सिटी में जमीन का एक निस्बतन अच्छा प्लाट खरीदने के लिए काफी थी। ताहम जब जमा शदा हुजूम तीसरी मंजिल पर दस्तयाब अशिया पर हैरान हो रहा था, अचानक एक दबाव के एहसास ने सबको अपनी लपेट में ले लिया, जिससे वो नाकाबिले यकीन हद तक बेचैनी महसूस करने लगे। दबाव का ये एहसास सैफ अली के पास खड़े 2 लिबादा पोश अफराद से पैदा हो रहा था। दर्जा 4। यहां मजीद दर्जा 4 के खिलाड़ी क्यों हैं? एल्डर वो का ग्रुप और उनटुकिसिकेट ड्रिंक्रुड का ग्रुप दोनों इस सूरत-ए-हाल पर हैरान रह गए। पहले यह हेवेंस ब्लेड की यूलो थी। अब सैफ अली के पीछे दरहकीकत 2 और दर्जा 4 के खिलाड़ी नमूदार हुए थे।
मजीद ये कि इन दोनों के हाले इन दर्जा 4 के खिलाड़ियों से कहीं ज्यादा ताकतवर थे जिनसे वो पहले मिले थे। दर्जा 4 के खिलाड़ी उस वक्त खुदा के डोमेन के खिलाड़ियों के दर्जा बंदी में बिल्कुल चोटी पर खड़े थे। एक दर्जा 4 का खिलाड़ी होने से ही एक खिलाड़ी फोर्स गेम की मौजूदा अफरा तफरी वाली हालत में मुस्तहकम कदम जमाने और मुख्तलिफ सुपर पावर्स के लिए खौफ का बाइस बनने के काबिल हो जाती। सैफ अली के पास इस वक्त अपनी तरफ 3 दर्जा 4 के खिलाड़ी मौजूद थे। सैफ अली और शोला रानी को मिलाकर इसका मतलब था कि जीरो विंग के पास कल 5 दर्जा 4 के खिलाड़ी उसकी कमान में थे। ताकत का ये मेयार महज दीवाना वार था। यहां तक कि 5 अजीम सपर गिल्ड्स के पास भी इतने दर्जा 4 के खिलाड़ी होने का इम्कान नहीं था जितने जीरो विंग के पास थे। दरीं असना अपने सामने मौजूद हुजूम का जायजा लेने के बाद सैफ अली ने इत्मीनान से कहा, सब लोग, अगर आपको कुछ कहना है तो बराह करम बराह रास्त कहीं। मुझे अब भी बहुत से मामलात निपटाने हैं, इसलिए मेरे पास वाकई इधर उधर की बातों के लिए वक्त नहीं है। चैप्टर 2807-3 स्टार वॉन्डरर्स शॉप। सैफ अली का बयान एक हथौड़े की तरह था जिसने सबके जहनों पर ज़र्ब लगाई। एक वक्त के लिए वो लोग जो अपने मुनाफा को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए सैफ अली के साथ मुज़ाकरात करने का इरादा रखते थे, हक्का बका रह गए। यहां तक कि एल्डर वो जो एतिमाद से भरपूर होकर यहां आए थे, एक लम्हे के लिए अल्फाज के लिए बेबस हो गए। सैफ अली की ताकत का मुजाहरा महज हैरान कुन था। जीरो विंग की ताकत ने एल्डर वो की तवक्कुआत से कहीं ज्यादा तजावुज कर लिया था। इस वॉन्डरर्स शॉप में मौजूद 4 दर्जा 4 के खिलाड़ियों और ट्विन टावर्स किंगडम में मौजूद 3 दर्जा 4 के माहिरीन का मतलब था कि जीरो विंग के पास अपनी तरफ कल 7 दर्जा 4 के खिलाड़ी मौजूद थे। ऐसी ताकत के साथ एनपीसी फोर्सेस को भी जीरो विंग से निपटना मुश्किल लगेगा। अगरचे जमाशदा हुजूम को शक था कि सैफ अली अपनी ताकत दिखाकर उनमें खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सैफ अली खुद नहीं समझता था कि वो ऐसा कुछ कर रहा। इसकी वजह यह थी कि वो वाकई मसरूफ था। शुरू में सैफ अली ने ड्रैगन हार्ट सिटी में दाखिल होने के बाद हेवेंस ब्लेड के कमांडर से राब्ता करने का मंसूबा बनाया था। ताहम किसी वजह से डिवाइन शेडो और दीगर जू से राब्ता नहीं कर सके, यहां तक कि ऑफलाइन जराए से भी नहीं। इस सूरत-ए-हाल ने आर्जी तौर पर जीरो विंग और हेवेंस ब्लेड को अपनी शराकतदारी को आगे बढ़ाने से रोक दिया और उसने सैफ अली के मंसूबों को बुरी तरह मुतासिर किया। खुशकिस्मती से डिवाइन शेडो ने हेवेंस ब्लेड के बकिया अरकान को इकट्ठा करने और इस दौरान हेवेंस ब्लेड को जीरो विंग के झंडे तले लाने पर इत्तेफाक किया था। अब हेवेंस ब्लेड को बमुश्किल जीरो विंग के मातहत एक एडवेंचर टीम समझा जाता था और उसे सैफ अली के इंतजामात की तामील करनी पड़ती थी। ड्रैगन हार्ट आइलैंड की मुख्तलिफ ताकतों ने एडवेंचर टीम के तहलील होने के बाद वर्ल्ड टावर के अंदर हेवेंस ब्लेड के इलाकों को पहले ही आपस में बांट लिया था। ताहम वॉर बिल्ड के जवाल ने ड्रैगन हार्ट आइलैंड की मुख्तलिफ ताकतों को मजीद इलाका हासिल करने का एक नया मौका फराहम किया। इसलिए सैफ अली ने डिवाइन शेडो को पहले वॉर बिल्ड के इलाके पर कब्जा करने का काम सौंपा था। बहरहाल ये इलाके एंशंट कवायस के अहम जराए थे। वो हेवेंस ब्लेड के अरकान को मुफ्त में नहीं खुला सकता था। वर्ल्ड टावर के अंदर मौजूद इलाकों के अलावा हेवेंस ब्लेड के पास ड्रैगन हार्ट सिटी के अंदर अहम मकामात पर 1 दर्जन से ज्यादा दुकानें भी थीं। सैफ अली ने कैंडल लाइट की कुछ मसनूआत उन दुकानों में फरोख्त करने का मंसूबा बनाया। जहां तक वर्ल्ड टावर के आसपास की जमीनों का ताल्लुक है, जू की अदम मौजूदगी की वजह से डिवाइन शेडो अपने इख्तियार के साथ जीरो विंग को सिर्फ एक दरमियाने दर्जे की जमीन सौंप सका था। इस जमीन को किस लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ये मुकम्मल तौर पर सैफ अली पर मुनहसिर था। ताहम जमीन से हासिल होने वाले मुनाफा का आधा हिस्सा हेवेंस ब्लेड के साथ बांटना पड़ेगा। बहरहाल एडवेंचर टीम में अब भी बहुत से लोग थे जिनकी परवरिश की जरूरत थी। सैफ अली की इस सूरत-ए-हाल के हवाले से कोई राय नहीं थी। इसके बरक्स वो एक दरमियाने दर्जे की जमीन के इंतजामी हुकूक हासिल करके बहुत खुश था। बहरहाल जीरो विंग के अरकान को भी वर्ल्ड टावर की तलाश करनी थी। एक छोटी सी जमीन पर बनाया गया होटल जीरो विंग के मकासद के लिए बमुश्किल काफी था। एक दरमियाने दर्जे का होटल गिल्ड के दबाव को कम कर देगा। इसलिए सैफ अली को ये इंतजाम करने की जरूरत थी कि किस किस्म का होटल तामीर किया जाए। इसके अलावा सैफ अली को ड्रैगन हार्ट सिटी में दाखिल होने पर एक और खुशखबरी मिली, वॉन्डरर्स शॉप 3 स्टार स्टेटस पर तरक्की पाने की अहल थी। शुरू में उसने सिर्फ वॉन्डरर्स शॉप से कुछ एपिक मवाद और छोटे मुतहर्रिक कले की तामीर के लिए जरूरी कीमती मवाद खरीदने का मंसूबा बनाया था।
उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी गैर मौजूदगी में वॉन्डरर्स शॉप दर हकीकत 3 स्टार स्टेटस पर तरक्की पाने की शराइत पूरी कर लेगी। जब तक वॉन्डरर्स शॉप 3 स्टार स्टेटस तक पहुंच जाती, इसमें एक मियारी तब्दीली आती। इसलिए सैफ अली ने फैसलाकुन तौर पर 30,000 एंशंट गोल्ड खर्च किए जो वॉन्डरर्स शॉप ने इसकी गैर मौजूदगी में कमाए थे, और दुकान को 3 स्टार स्टेटस पर अपग्रेड कर दिया। ताहम इससे पहले कि वो 3 स्टार वॉन्डरर्स शॉप की तफसीलात चेक कर पाता, ड्रैगन हार्ट सिटी की मुख्तलिफ ताकतें पहले ही उसे ढूंढती हुई आ गई थीं। उसने इसे अपना शेड्यूल पीछे धकेलने और वॉर बिल्ड की लाश में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद उन मुनाफाखोर ताकतों के साथ मुज़ाकरात करने पर मजबूर कर दिया। दरीं असना कमरे में थोड़ी देर के लिए खामोशी छाने के बाद फॉरसेंट सोसाइटी के नायब गिल्ड लीडर इंटोकिसिकेट ड्रिंकरुड आगे बढ़े। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, मैं समझता हूं कि जीरो विंग वॉर बिल्ड के तमाम वसाइल के मकामात पर कब्जा करने के लिए हेवेंस ब्लेड के साथ शिराकत दारी करने का मंसूबा बना रहा। ताहम अगरचे बिल्ड ओथ इस वक्त कैद है और वॉर बिल्ड अफरा तफरी का शिकार है, लेकिन वॉर बिल्ड का पुश्तपना सीक्रेट हैंड एसोसिएशन कोई मामूली चीज नहीं है। सीक्रेट हैंड की मौजूदगी के साथ चौथी ज़ेरे ज़मीन मंजिल पर वॉर बिल्ड के पास मौजूद 17 वसाइल के मकामात पर कब्जा करना मुश्किल होगा। यकीनन मेरा मानना है कि अब की ताकत के साथ इन वसाइल के मकामात पर कब्जा करना कोई मसला नहीं होना चाहिए, ताहम उन्हें बरकरार रखना मुश्किल होगा। ऐसे काम के लिए बड़ी तादाद में माहिरीन की ज़रूरत होगी, ये सिर्फ चंद दर्जा 4 के माहिरीन के साथ नहीं किया जा सकता। इसलिए फॉरसेंट सोसाइटी वॉर बिल्ड और सीक्रेट हैंड के खिलाफ जाने के लिए जीरो विंग के साथ शिराकत दारी करना चाहती है, इंटोकिसिकेट ड्रिंकरुड ने एतमाद से कहा। एक बार जब हम चौथी मंजिल पर वॉर बिल्ड के तमाम वसाइल के मकामात पर कब्जा कर लेंगे तो हमारे दोनों फरीक आधा आधा हिस्सा लेंगे। यकीनन हम जीरो विंग को ये वसाइल के मकामात मुफ्त में नहीं छोड़ने देंगे। ये कहने के बाद इंटोकिसिकेट ड्रिंकरुड ने अपने बैग से एक सिटी बिल्डिंग ऑर्डर निकाला। फॉरसेंट सोसाइटी समझती है कि जीरो विंग को इस वक्त सीक्रेट कोऑर्डिनेट टावर का दिफा करने में दुश्वारी हो रही है। ताहम इस सिटी बिल्डिंग ऑर्डर के साथ जीरो विंग टावर के बिल्कुल साथ फौरी तौर पर एक गिल्ड सिटी तामीर कर सकता है। इस गिल्ड सिटी के सहारे जीरो विंग को मुख्तलिफ सुपर पावर्स को पसपा करने में बहुत आसानी होनी चाहिए। इसके अलावा फॉरसेंट सोसाइटी जीरो विंग के साथ मुख्तलिफ नायाब मवाद और लेवल 110 से ज्यादा के सीक्रेट सिल्वर हथियारों और साज व सामान की तिजारत भी करेगी। हम ये अशिया जीरो विंग को मार्केट वैल्यू पर फरोख्त करेंगे। क्या मैं जान सकता हूं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं? गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम। जब इंटोकिसिकेट ड्रिंकरुड ने सिटी बिल्डिंग ऑर्डर निकाला तो दीगर ताकतों के नुमाइंदे हक्का बका रह गए। इस सूरत हाल ने जीरो विंग के साथ शिराकत दारी के ख्वाहिशमंद बहुत सी ताकतों को मायूस भी कर दिया। फॉरसेंट सोसाइटी एक सपर गिल्ड थी। ड्रैगन हार्ट आइलैंड पर काम करने वाली सिर्फ चंद ताकतें ही इसके वसाइल, अफरादी कुव्वत और पस मंजर का मुकाबला कर सकती थी। यहां तक कि इस हकीकत को एक तरफ रखते हुए कि फॉरसेंट सोसाइटी एक सपर गिल्ड थी, सिर्फ सिटी बिल्डिंग ऑर्डर ने ही मुख्तलिफ ताकतों के लिए फॉरसेंट सोसाइटी का मुकाबला करना नामुमकिन बना दिया था। इसकी वजह यह थी कि सिटी बिल्डिंग ऑर्डर वही चीज थी जिसकी जीरो विंग को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। उस वक्त एल्डर वो के चेहरे पर उदासी के तासुरात नमूदार हुए। उसने कभी नहीं सोचा था कि फॉरसेंट सोसाइटी के पास भी सिटी बिल्डिंग ऑर्डर होगा। इससे बिलाशुबा मुकाबला बढ़ जाएगा। कमरे में खामोशी कुछ देर तवील होने के बाद सैफ अली ने मुख्तलिफ ताकतों के नुमाइंदों पर एक नजर डाली। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या किसी और को कुछ कहना है? अगर नहीं तो मुझे अब से जाने के लिए कहना पड़ेगा। मुझे अब भी नायब गिल्ड लीडर ड्रिंकरुड के साथ तफसीली बातचीत जारी रखनी है, सैफ अली ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। ताहम सिटी बिल्डिंग ऑर्डर में उसकी दिलचस्पी वहां मौजूद हर शख्स पर वाज़े थी। ये सूरत-हाल देखकर इंटोकिसिकेट ड्रिंकरुड इत्मीनान से मुस्कुराया। इसे इस बार शिराकत दारी की कामयाबी पर पूरा भरोसा था, क्योंकि इसे यकीन था कि जीरो विंग सिटी बिल्डिंग ऑर्डर के लालच का मुकाबला नहीं कर सकेगा। इसलिए उसने दीगर ताकतों के साथ मुज़ाकरात में शिरकत करने की कोई परवाह नहीं की थी। अब हमें क्या करना चाहिए? एल्डर वो तेविज़नड लाइविज ने बेचैनी से पूछा। वर्ल्ड टावर की चौथी ज़ेरे ज़मीन मंजिल उनके लिए दर्जा 4 की विरासती ज़मीनों की तलाश के लिए बहुत अहम थी। एक दर्जा 4 के खिलाड़ी का असर और रसूख वो नहीं था जिसका दर्जा 3 के खिलाड़ी मुकाबला करने की उम्मीद कर सके। दर्जा 4 के खिलाड़ी का हर इजाफा गिल्ड की मजमूई ताकत में बड़े फर्क से इजाफा कर सकता था। साथ ही
درجہ 4 کے کھلاڑی NPC فورسز کے حملے کے خلاف مزاحمت کرنے میں اہم تھے۔ موجودہ سپر گلڈز کے لیے درجہ 3 کے کھلاڑی اب وہ چیز نہیں تھے جس کی انہیں سب سے زیادہ کمی تھی۔ بہرحال ان کے پاس بڑی تعداد میں اعلیٰ معیار کے ماہرین کی پرورش کے لیے مطلوبہ بنیاد اور وسائل موجود تھے۔ مکمل درجہ 3 کی وراثتوں کے بغیر بھی یہ صرف وقت کی بات تھی کہ یہ ماہرین درجہ 3 تک پہنچ جائیں۔ اس نقطے کے ثبوت کے طور پر سیکرٹ کوورنٹ ٹاور پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کرنے والی سپر پاورز میں سے ایک بھی سپر گلڈ نہیں تھی۔ صرف سپر فرسٹ ریٹ گلڈز جن کے پاس بنیاد اور وسائل کی کمی تھی ٹاور کے لیے مقابلہ کر رہی تھیں۔ تاہم ورلڈ ٹاور کی چوتھی زیر زمین منزل جو قابل اعتماد طریقے سے درجہ 4 کی وراثتی زمینیں پیدا کر سکتی تھی ایک الگ کہانی تھی۔ مزید یہ کہ ورلڈ ٹاور میں اب بھی 5ویں زیر زمین منزل اور اس سے آگے کی منزلیں موجود تھیں۔ ان مقامات پر درجہ 4 کی وراثتی زمینوں کے ظاہر ہونے کے امکانات غالباً اور بھی زیادہ تھے۔ تاہم اگر کسی طاقت کے پاس چوتھی زیر زمین منزل پر آپریشنز کی بنیاد نہیں ہے تو اس طاقت کے لیے اس سے بھی زیادہ خطرناک 5ویں زیر زمین منزل کی تلاش کرنا بالکل ناممکن ہوگا۔ ٹھیک اسی وقت جب مختلف طاقتوں کے نمائندے موڑ کر جانے والے تھے کمرے میں ایک گہری آواز گونجی۔ 1 منٹ انتظار کریں۔ گلڈ لیڈر بلیک فلیم اچانک ایلڈر وہ نے کہا 13 تھرونز بھی زیرو ونگ کے ساتھ شراکت داری کرنے کا ارادہ رکھتی۔ مزید یہ کہ ہم جو شرائط پیش کرتے ہیں وہ فورسنٹ سوسائٹی سے کسی بھی طرح کم نہیں ہوں گی۔ یہ کہنے کے بعد ایلڈر وہ نے بھی ایک سٹی بلڈنگ آرڈر نکالا۔ کمال ہے، ایک اور سٹی بلڈنگ آرڈر۔ مختلف طاقتوں کے نمائندے اس صورتحال پر دنگ رہ گئے۔ سٹی بلڈنگ آرڈر ایک ناقابل موازنہ حد تک نایاب چیز تھی جو فریگمنٹڈ لیجنڈری اشیاء سے کم نایاب نہیں تھی۔ دریں اسنا یہ فریگمنٹڈ لیجنڈری اشیاء سے کئی گنا زیادہ قیمتی تھی۔ بہرحال ایسا کوئی طریقہ نہیں تھا کہ فریگمنٹڈ لیجنڈری شے کا موازنہ پوری گلڈ سٹی سے کیا جا سکے۔ جب ایلڈر وہ نے سٹی بلڈنگ آرڈر نکالا تو انٹو کسی کے ڈرنک روڈ کا رنگ تھوڑا سا سیاہ پڑ گیا۔ یہ دلچسپ ہے، جو اصل میں اجارہ داری ہونی چاہیے تھی وہ اب 2 طرفہ مقابلہ بن گئی ہے۔ میں حیران ہوں کہ بلیک فلیم کیا فیصلہ کرے گا۔ دونوں فریق سپر گلڈز ہیں اور کوئی بھی دوسرے سے کمزور نہیں ہے۔ مزید یہ کہ دونوں کے اپنے اپنے فوائد بھی ہیں۔ مختلف طاقتوں کے نمائندے اپنی تجسس کو روک نہ سکے کیونکہ وہ ایلڈر وہ اور انٹو کسی کے ڈرنک روڈ کو دیکھ رہے تھے۔ وہ حیران تھے کہ سیف علی اس صورتحال میں کیسے آگے بڑھے گا۔ یہ کہہ کر کہ 13 تھرونز فورسنٹ سوسائٹی کی پیشکش کے برابر ہوگی، ایلڈر وہ بنیادی طور پر انٹو کسی کے ڈرنک روڈ کو اشارہ کر رہا تھا کہ ان کی دونوں گلڈز ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنے سے گریز کرے۔ اس طرح وہ زیرو ونگ سے زیادہ منافع حاصل کر سکتے تھے۔ ساتھ ہی اس کے الفاظ نے سیف علی کو فیصلہ کرنے پر بھی مجبور کیا۔ سیف علی کو آتو 13 تھرونز فورسنٹ سوسائٹی کے ساتھ شراکت داری کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اگر سیف علی نے کسی ایک کو منتخب کرنے سے انکار کر دیا تو مذاکرات آگے نہیں بڑھیں گے۔ فطری طور پر انٹو کسی کے ڈرنک روڈ نے ایلڈر وہ کے ارادوں کو تیزی سے بھانپ لیا، اس لیے وہ خاموش رہا اور صرف سیف علی کی طرف دیکھا۔ ظاہر ہے کہ اس نے ایلڈر وہ جیسا ہی موقف اختیار کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ اب دونوں تعاون کے لیے خلوص کے ساتھ آئے ہیں۔ سیف علی اپنے سامنے موجود 2 سٹی بلڈنگ آرڈرز کو دیکھ کر مسکرایا۔ بدقسمتی سے میں اب کی کسی بھی شرط سے اتفاق نہیں کر سکتا۔ چیپٹر 2808 سیف علی کی شرائط۔ آپ اتفاق نہیں کر سکتے؟ آپ کا اس سے کیا مطلب ہے؟ گلڈ لیڈر بلیک فلیم، ایلڈر وہ اور انٹو کسی کے ڈرنک روڈ سیف علی کا جواب سن کر الجھن میں پڑ گئے۔ اسی طرح وہاں موجود دیگر طاقتوں کے نمائندے سیف علی کے الفاظ پر دنگ رہ گئے۔ شروع میں انہوں نے سوچا تھا کہ وہ 13 تھرونز اور فورسنٹ سوسائٹی کے درمیان ایک شدید تصادم دیکھیں گے اور زیرو ونگ فیصلہ کرے گا کہ لڑائی کو کیسے ختم کیا جائے۔ پھر بھی سیف علی نے دونوں گلڈز کو براہ راست مسترد کر دیا تھا۔ یہاں کیا ہو رہا تھا؟ کیا بلیک فلیم ایلڈر وہ اور انٹو کسی کے ڈرنک روڈ کو ایک ساتھ ملنے پر سبق سکھانے کی کوشش کر رہا ہے؟ غالباً۔ بہرحال زیرو ونگ ٹوئن ٹاورز کنگڈم میں اتنی اچھی کارکردگی نہیں دکھا رہا ہے۔ اسے یقینی طور پر سٹی بلڈنگ آرڈر کی ضرورت ہے۔ اگر میں بلیک فلیم کی جگہ ہوتا تو میں بھی غالباً ایسا ہی کچھ کرتا۔ بہرحال یہ چوتھی منزل کے وسائل کے مقامات کا آدھا حصہ ہے اور ساتھ ہی قلعے اور درجہ 4 کی وراثتی زمینیں بھی ہیں۔
इन तमाम चीजों को सिर्फ एक सिटी बिल्डिंग ऑर्डर के बदले में तिजारत करना महज मज़हका खेज है। अगरचे दोनों सुपर गिल्ड्स ने वसाइल के मकामात की हिफाजत में मदद करने की पेशकश की है, लेकिन इस किस्म की मदद गैर अहम है। ड्रैगन हार्ट आइलैंड पर ब्लैक फुलियम के मकाम और रोब के साथ ऐसा कोई तरीका नहीं है कि कोई वॉर बिल्ड के वसाइल के मकामात और कलों पर कोई नज़र डालने की जुर्रत करे। जैसे ही मुख्तलिफ नुमाइंदों ने सैफ अली के इक़दामात पर बहस की और उसके मकसद को समझा, वो उसकी दानिशमंदी की तारीफ किए बगैर ना रह सके। उसने इस अक़दाम के साथ दोनों सुपर गिल्ड्स को मुकम्मल तौर पर मुश्किल में डाल दिया था। बहरहाल, फॉर्सेंट सोसाइटी और 13 थरूनस दोनों दर्जा 4 के खिलाड़ी पैदा करने के लिए नाकाबिले यकीन हद तक बेचैन थी। इसकी वजह यह थी कि चंद सुपर फर्स्ट रेट गिल्ड्स पहले ही दर्जा 4 के खिलाड़ी पैदा कर चुकी थीं, फिर भी इन दोनों सुपर गिल्ड्स ने अब तक एक भी पैदा नहीं किया था। चोटी के जंगजुओं के लिहाज से दोनों गिल्ड्स पहले ही अपने साथियों से बहुत पीछे रह गई थी। इसलिए दर्जा 4 के खिलाड़ियों के लिए दोनों गिल्ड्स की बेचैनी, वरना इन दोनों सुपर गिल्ड्स के मकाम के साथ वो जीरो विंग के साथ ताउन हासिल करने के लिए पहल बिल्कुल ना करती। जब तमाशाई आपस में खामोशी से बहस कर रहे थे, सैफ अली ने एल्डर वो और उनटू किसी कैट ड्रिंकरूट की तरफ देखा और कहा, बराह करम गलत ना समझी, मैं इस मामले में आपका खुलूस देख रहा हूं। ताहम सिटी बिल्डिंग ऑर्डर जीरो विंग के लिए खास तौर पर फौरी जरूरत नहीं है। दरहकीकत आप ये भी कह सकते हैं कि हमें उसकी जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। एल्डर वो और उनटू किसी कैट ड्रिंकरूट सैफ अली के अल्फाज सुनकर गैर इरादी तौर पर मुस्कराए। क्या हम जान सकते हैं कि आपको अब सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम। इन दोनों ने महसूस किया कि सैफ अली बुनियादी तौर पर उनके साथ 3 साल के बच्चों जैसा सलूक कर रहा है। अगर वो किसी और गिल्ड का गिल्ड लीडर होता तो वो शायद इन अल्फाज पर यकीन कर लेते। बहरहाल, एक गिल्ड सिटी सिर्फ इन कलों की तादाद में एक का इजाफा करेगी जो एक गिल्ड की मलकियत है। ताहम एनपीसी फोर्सेस के इस वक्त सरगर्म होने के साथ एक इजाफी कला होने का मतलब ये था कि एक गिल्ड को अपनी अफवाज को और भी ज्यादा फैलाना पड़ेगा, जो वाकई एक नाकाबिले यकीन हद तक तकलीफ दे मामला था। जीरो विंग के मामले में ताहम ये अल्फाज सरासर बकवास थे। ताहम एल्डर वो और उनटू किसी कैट ड्रिंकरूट जानते थे कि सैफ अली के झूठ को पकड़ना उनके लिए मुनासिब नहीं होगा, इसलिए उन्होंने इसके साथ चलने का फैसला किया। अफरादी कुव्वत इन दो लोगों के ड्रामे को नजरअंदाज करते हुए सैफ अली ने हंसते हुए कहा, अब दोनों शायद मुझ पर यकीन ना करे, लेकिन जीरो विंग के पास अब जिस चीज की कमी है वो सिर्फ अफरादी कुव्वत है। हमारे पास किसी और चीज की कमी नहीं है। अगर आपकी दोनों गिल्ड्स वाकई जीरो विंग के साथ शिराकतदारी करना चाहती हैं और वर्ल्ड टावर की चौथी ज़ेरे ज़मीन मंजिल के वसाइल के मकामात हासिल करना चाहती हैं, तो कुछ हकीकी खुलूस दिखाएं। सच तो यह है कि सिटी बिल्डिंग ऑर्डर वो चीज थी जिसके बगैर सैफ अली काम चला सकता था। एक छोटा मुतहर्रिक कला बुनियादी तौर पर आधा शहर होता है। ये बताने की जरूरत नहीं कि एक आम गिल्ड सिटी जीरो विंग को सीक्रेट कोऑर्डिनेट टावर पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने की इजाजत देने के लिए काफी नहीं होगी। सिर्फ एक कला ही ऐसा कर सकता था। इसकी वजह यह थी कि एक गिल्ड सिटी हमले के बजाय दिफा पर ज्यादा तवज्जो मरकूज करती थी। एक गिल्ड सिटी बुनियादी तौर पर खिलाड़ियों के आराम करने और तिजारत करने की जगह के तौर पर काम करती थी। ज्यादा से ज्यादा ये सीक्रेट कोऑर्डिनेट टावर में जाने वाले खिलाड़ियों को कुछ फवाइद फराहम कर सकती थी। ये हकीकत में दीगर ताकतों को टावर में जबरदस्ती दाखिल होने से नहीं रोक सकती थी। आखिर में जीरो विंग को ये कारनामा अंजाम देने के लिए अपनी ताकत पर ही इन्हिसार करना पड़ेगा। ये इत्तेफाक से ऐसी चीज थी जो इस वक्त जीरो विंग की पहुंच से बाहर थी। ताहम एक छोटे मुतहर्रिक कले के लिए ये एक अलग कहानी थी। मुतहर्रिक कले जबरदस्त दिफाई सलाहियतों के हामिल थे और चोटी के जंगी हथियार थे, वरना वो आसमान के हुक्मरान बनने के काबिल न होते। अफरादी कुव्वत। एल्डर वो और उनटू किसी कैट ड्रिंकरूट ने एक ही वक्त में थोड़ा सा सर हिलाया। अगरचे उन्हें अब सैफ अली के अल्फाज ज्यादा काबिल कबूल लगे, लेकिन उन्हें अब भी महसूस हुआ कि वो ड्रामा कर रहा है। इन दोनों ने फिर नजरों का तबादला किया और एक खामोश मुफाहमत पर पहुंच गए। चूंकि सैफ अली ड्रामा करने पर बजिद था, इसलिए वो साथ चलेंगे और देखेंगे कि सैफ अली कब तक ऐसा कर सकता है। मुस्कुराते हुए उनटू किसी कैट ड्रिंकरूट ने पूछा, क्या मैं जान सकता हूं कि आप हमारी दोनों गिल्ड्स को अपने साथ कैसे ताउन करवाने का इरादा रखते हैं? गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम। सादा है। मुझे सिर्फ आपकी दोनों गिल्ड्स से 300 एडवांस्ड फोर्जर्स, 200 एडवांस्ड अल्केमिस्ट्स,
500 एडवांस्ड आर्किटेक्ट्स, 100 एडवांस्ड म्यूजिशियन्स और 2 मास्टर म्यूजिशियन्स फराहम करने की ज़रूरत है। मुझे 10,000 दर्जा 3 के खिलाड़ियों की भी ज़रूरत होगी। इन लोगों को मुझे आधे महीने के लिए उधार दे दें, सैफ अली ने हंसते हुए कहा। अगर आप इस पर इत्तेफाक कर सकते हैं तो मैं आपको वॉर बिल्ड के 2 छोटे किले दे दूंगा। जब सैफ अली ने बात खत्म की तो एल्डर वो और उनटू किसी के ड्रिंक रोड दंग रह गए। वो सैफ अली के मकसद को समझ नहीं सके। उसने न सिर्फ उनके सिटी बिल्डिंग ऑर्डर्स नहीं मांगे, बल्कि वो बड़ी तादाद में लाइफ स्टाइल खिलाड़ियों का मुतालबा भी कर रहा था। अगरचे सैफ अली ने 10,000 दर्जा 3 के माहिरीन का भी मुतालबा किया था, लेकिन मुख्तलिफ सुपर पावर्स के पास गेम के इस मरहले पर औसतन तकरीबन 50,000 दर्जा 3 के माहिर खिलाड़ी पहले ही मौजूद थे। 10,000 दर्जा 3 के माहिरीन उधार देना उनकी दोनों सुपर गिल्ड्स के लिए कोई मसला नहीं होगा। इसके बरक्स सैफ अली ने जो शराइत पेश की थीं वो उनकी दोनों गिल्ड्स के लिए नाकाबिले यकीन हद तक फ़ायदेमंद थीं। वर्ल्ड टावर की चौथी ज़ेरे ज़मीन मंजिल पर एक छोटे किले के साथ उनकी दोनों गिल्ड्स मुस्तकबिल में चौथी मंजिल पर रह सकती थीं। साथ ही उनके पास 5वीं ज़ेरे ज़मीन मंजिल की तलाश के लिए मतलूबा बुनियाद होगी। क्या मैं आपके इस बारे में ख्यालात जान सकता हूं? सैफ अली ने मुस्कुराते हुए पूछा। सिटी बिल्डिंग ऑर्डर, चौथी ज़ेरे ज़मीन मंजिल के छोटे किले, दर्जा 4 की विरासती ज़मीनें, ये चीज़ें इसके मौजूदा नफस के लिए गैर अहम थीं। जब तक इसके पास छोटा मुतहर्रिक किला था, खुदा के डोमेन में कोई भी ज़ीरो विंग को खतरा नहीं पहुंचा सकेगा, दर्जा 4 के खिलाड़ी भी नहीं। वाहिद मसला छोटे मुतहर्रिक किले की तामीर का बड़े पैमाने पर होना था, जिसके लिए काफ़ी मिकदार में अफरादी कुव्वत दरकार थी। ये ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे वो अकेले आसानी से हासिल कर सकता था। शुरू में वो कैंडल लाइट के तमाम लाइफ स्टाइल खिलाड़ियों को अपना काम रोकने और छोटे मुतहर्रिक किले की तामीर पर तवज्जो मरकूज करने पर गौर कर रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि 2 सुपर गिल्ड्स खुद इसके दरवाजे पर आएंगी। क्या आप जो कह रहे हैं वो सच है? गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम जिंटू किसी के ड्रिंकरुड ने शक से पूछा। आप इस नुक्ते पर इत्मीनान रख सकते हैं, हम इसके लिए एक मुआहदे पर दस्तखत कर सकते हैं। आपकी दोनों गिल्ड्स 2 वदाशदा किलों पर कब्जा करने के लिए आज़ाद होंगी और ज़ीरो विंग उन पर उंगली भी नहीं उठाएगा। मैं सीक्रेट हैंड के एनपीसी को आपकी दोनों गिल्ड्स के साथ मुदाखलत करने से भी रोक सकता हूं, सैफ अली ने अपने चेहरे पर मुखलिसाना मुस्कुराहट के साथ कहा। सैफ अली के यकीन दहानी के अल्फाज सुनकर एल्डर वो ने बगैर किसी हिचकिचाहट के कहा, इस सूरत में मैं 13 थ्रोनस की तरफ से आपकी पेशकश से इत्तेफाक करता हूं, गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम। सुपर गिल्ड्स के पास जिस चीज़ की सबसे कम कमी थी वो अफरादी कुव्वत थी। अगरचे सैफ अली काफ़ी ज़्यादा अफरादी कुव्वत मांग रहा था, लेकिन ये उनकी बर्दाश्त के अंदर था। और सेंट सोसाइटी को भी इस इंतज़ाम से कोई मसला नहीं है, इंटू किसी के ड्रिंकरुड ने कहा, इसके चेहरे पर एक नाकाबिले बयान हद तक खुशगवार मुस्कुराहट नमूदार हुई। और सेंट सोसाइटी के लिए सिर्फ कुछ अफरादी कुव्वत उधार देकर वॉर बिल्ड के छोटे किलों में से एक हासिल करना एक नाकाबिले यकीन हद तक मुनाफा बख्श तिजारत थी। ये एक कीमती सिटी बिल्डिंग ऑर्डर के हवाले करने से कहीं बेहतर था। जहां तक सीक्रेट हैंड एसोसिएशन के खतरे का ताल्लुक है, सैफ अली का सिर्फ एक लफ्ज़ ही गालिबन एसोसिएशन के किसी भी दर्जा 4 के एनपीसी को वर्ल्ड टावर में कदम रखने से रोक देगा। बहरहाल होली स्टार नाइट लीजन वर्ल्ड टावर का मुहाफिज और मैनेजर दोनों था। खिलाड़ियों पर हमला करने वाले एनपीसी को वर्ल्ड टावर में दाखिल होने से रोकना नाइट लीजन के लिए एक आसान काम होगा। सीक्रेट हैंड एसोसिएशन के बगैर वॉर बिल्ड की तरफ से वाहिद दर्जा 4 का जंगजू आटम प्लांट होगा। अगरचे वो अब भी एक मसला पैदा करेगा, लेकिन फॉरसेंट सोसाइटी और 13 थ्रोनस इससे निमट सकती थीं। ये सूरत हाल देखकर दीगर ताकतों के नुमाइंदों को रश्क हुआ। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि सैफ अली दोनों सुपर गिल्ड्स को इतनी ढीली शराइत पेश करेगा। बहरहाल इन शराइत को पूरा करना दीगर ताकतों के लिए अब भी नामुमकिन था। लाइफ स्टाइल खिलाड़ियों की बड़ी तादाद को एक तरफ रखते हुए जो सैफ अली ने मांगे थे, सिर्फ 10,000 दर्जा 3 के माहिरीन की शर्त ही उनकी पहुंच से बाहर थी। सिर्फ सुपर पावर्स ही ऐसा करने की सलाहियत रखती थीं। एल्डर वो और उनटू किसी के ड्रिंकरुड ने अपनी मुतालिका गिल्ड्स की तरफ से सैफ अली के साथ फौरन एक मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे के मुताबिक 13 थ्रोनस और फॉरसेंट सोसाइटी मतलूबा अफरादी कुव्वत सैफ अली को आधे महीने के लिए उधार देंगी। मजीद ये कि इस आधे महीने के तमाम ऑपरेशंस को खुफिया रखना होगा। मुआहदे पर दस्तखत करने के बाद
दोनों सुपर गिल्ड्स ने फौरी तौर पर मतलूबा अफरादी कुव्वत को ड्रैगन हार्ट आइलैंड पर तलब किया। इसकी वजह यह थी कि मुआहिदा तभी नाफिज अल अमल होगा जब तमाम मतलूबा अफरादी कुव्वत जमा हो जाएगी और सैफ अली को मुंतकिल कर दी जाएगी। इससे पहले उनकी दोनों गिल्ड्स को वॉर बिल्ड के छोटे कलों पर कब्जा करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। दोनों सुपर गिल्ड्स के साथ मुज़ाकरात मुकम्मल करने के बाद सैफ अली के पास आखिरकार अपने लिए कुछ फारिग वक्त था। खामोश तीसरी मंजिल के अंदर सैफ अली ने सीबर्ड को मारने से हासिल होने वाली कई अशिया निकाली और उनका मुआयना करना शुरू किया। इससे पहले वो सीबर्ड के लूट माल का मुआयना करने में बहुत मसरूफ था। अब जबकि इसने अपने काम मुकम्मल कर लिए थे, वो आखिरकार उन पर मुनासिब नजर डाल सकता था। सीबर्ड ड्रैगन हार्ट सिटी की सिटी डिफेंस लीजन का नायब कमांडर, लेवल 160 का दर्जा 4 का एनपीसी और सीक्रेट हैंड एसोसिएशन का एक एग्जीक्यूटिव रहा था। कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करेगा कि उसके पास सिर्फ एक फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी शे थी। चैप्टर 2809 आधा कदम दौर। सीबर्ड ने कल 6 अशिया गिराई थीं। फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी बड़ी तलवार डिमोंक शेडो के अलावा बाकी 5 अशिया बहुत आम लग रही थीं। दरहकीकत वो इतनी आम लग रही थीं कि सैफ अली उलझन में पड़ गया जब उसने पहली बार उन्हें अपने बैग में रखा था। इसकी वजह यह थी कि 5 अशिया एक सीट मालूम होती थीं। इन 5 अशिया में से 4 आईने थे जो मुकम्मल तौर पर क्रिस्टल से बने थे। ताहम फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी बड़ी तलवार के बरक्स उन 4 आईनों से कोई खौफनाक हाला नहीं निकल रहा था। ज्यादा दुरुस्त तौर पर इनमें हाले का शायबा तक नहीं था। वो आम से भी ज्यादा आम लग रहे थे। जहां तक 5वीं शय का ताल्लुक है, वो बास्केटबॉल के साइज का एक सिया क्रिस्टल था। 4 क्रिस्टल आईनों की तरह ये क्रिस्टल बॉल भी इसी तरह नाकाबिले बयान हद तक आम था। इससे माना कि एक रमक तक नहीं निकल रही थी। दिलचस्प। सैफ अली की आंखों में एहसास की चमक पैदा हुई जब इसने अपने सामने रखे सिया क्रिस्टल बॉल और 4 क्रिस्टल आईनों को देखा। अगर मैंने उन पर करीब से नजर न डाली होती तो मैं कभी न सोचता कि उन 5 अशिया पर दरहकीकत एक जादुई भेस मौजूद है। इस भेस का मेयार भी मुज़हका खेज हद तक बुलंद है। ये यकीनी तौर पर हाफ स्टेट ग्रैंड मास्टर के मेयार पर है। खुदा के डोमेन में खुसूसी अशिया के अलावा खिलाड़ियों को उनकी मालूमात का मुआयना करने के लिए ज्यादातर अशिया पर अप्रजुल इस्कल इस्तेमाल करने की जरूरत होती थी। ताहम एक और किस्म की शय भी थी जो इस जुमरे से बाहर थी, और वो जादुई भेस वाली अशिया थीं। जिन अशिया पर जादुई भेस इस्तेमाल किया गया था, उनकी मालूमात छपी हुई होती थीं। इन अशिया पर अप्रजुल इस्कल इस्तेमाल करने से जाहिर होगा कि वो आम कचरे से मुख्तलिफ नहीं थीं। ताहम किसी शय पर जादुई भेस लगाना एक पेचीदा अमल था, और यहां तक कि एक मास्टर म्यूजिशियन को मास्टर मैजिक दसगास के जादुई दायरे को मुकम्मल करने के लिए कई घंटे दरकार होते। कहने की जरूरत नहीं, हाफ स्टेट ग्रैंड मास्टर जादुई भेस लगाना और भी ज्यादा थका देने वाला होगा। और इससे भी बदतर बात यह है कि जब भी भेस बदली हुई शय इस्तेमाल की जाती, भेस गायब हो जाता। शय को दोबारा छुपाने के लिए एक नया जादुई भेस लगाना पड़ता। इस तरह जादुई भेस वाली अशिया खुदा के डोमेन में नाकाबिले यकीन हद तक नायाब थीं। ज्यादातर खिलाड़ियों को खुदा के डोमेन में अपने पूरे करियर के दौरान ऐसी किसी शय का सामना नहीं होता था, और अगर खिलाड़ियों का ऐसी किसी शय से सामना होता तो वो अक्सर उसे कचरा समझकर फेंक देते थे। ताहम सीबर्ड ड्रैगन हार्ट सिटी की सिटी डिफेंस नाइट लीजन का नायब कमांडर और लेवल 160 का दर्जा 4 का एनपीसी दोनों था। खुदा के डोमेन में ड्रैगन हार्ट सिटी को एक बादशाहत समझा जा सकता था। मकाम के लिहाज से गैर जानिबदार शहर शाही दारुल हुकूमतों का मुकाबला करता था। इसलिए ड्रैगन हार्ट सिटी की नाइट लीजेंस में से सिर्फ एक का नायब कमांडर होने के बावजूद सीबर्ड का मकाम उन मजिस्ट्रेट से भी ऊंचा था जो मुख्तलिफ बादशाहतों के मैन शहरों का इंतजाम संभालते थे। इसके अलावा सीबर्ड सीक्रेट हैंड एसोसिएशन का एक एग्जीक्यूटिव भी था जो ड्रैगन हार्ट आइलैंड पर सबसे ताकतवर एनपीसी फोर्स थी। अगर कोई ये कहता कि सीबर्ड जैसे एनपीसी ने कुछ मामूली चीजें गिराई हैं तो सैफ अली की तो बात ही छोड़ी, आम खिलाड़ी भी इस पर यकीन नहीं करेंगे। यकीनन इतने आला दर्जे के भेस को पहचानना कोई आसान काम नहीं था। एडवांस्ड अप्रजुल स्कल की तो बात ही छोड़ी, यहां तक कि सैफ अली की ओमनिशेंट आईज भी इसे भेस बदली हुई शय की सिर्फ ज़ाहिरी मालूमात देखने की इजाजत देंगी। सिर्फ वही लोग जिन्हें जादुई दायरों पर बड़ी महारत हासिल थी, वो ये महसूस कर पाएंगे कि किसी शय पर जादुई भेस मौजूद है। सैफ अली के सामने रखी गई 5 अशिया बिल्कुल जादुई भेस वाली अशिया थीं।
सतह पर ये पांचों अशिया आम और गैर मामूली लग रही थीं। अगर सैफ अली को माना के काम करने के उसूलों की गहरी समझ न होती तो उसे कुछ भी गलत महसूस न होता। शक्र है कि मैं पहले से ही एक एडवांस्ड मास्टर म्यूजिशियन हूं, वरना मैं वाकई इतने शानदार भेस को महसूस न कर पाता। पांचों अशिया को देखते हुए सैफ अली अपनी खुशी पर काबू ना पा सका क्योंकि इसने भेस का मुताला किया। अगरचे किसी जादुई भेस को जबरदस्ती हटाना मुमकिन था, लेकिन वो ऑप्शन सिर्फ आखिरी हरबा होना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से भेस बदली हुई शय को नुकसान पहुंचेगा। ये बताने की जरूरत नहीं कि जादुई भेस को हटाना एक ऐसा अमल था जिसे तमाम म्यूजिशियंस पसंद करते थे। जादुई भेस को हटाना एक म्यूजिशियन के लिए अपने इल्म को बेहतर बनाने का एक मौका था, क्योंकि हटाने का अमल किसी शख्स के जादुई दायरों पर इल्म और कंट्रोल का इम्तिहान लेता था। भेस को हटाने के लिए माना के मुकर्ररा रास्तों को तलाश करना और जादुई दायरे के जोड़ तोड़ के तरीके की शनाख्त करना पड़ती। यही वजह थी कि जादुई दायरों के बारे में अपने इल्म को बेहतर बनाने के ख्वाहिशमंद खिलाड़ी आमतौर पर मैजिक शॉप से भेस बदली हुई अशिया खरीदते थे। सिर्फ जादुई भेस जितना गहरा होता, उनकी कीमत और नायाबैत इतनी ही ज्यादा होती। मास्टर रैंक और उससे ऊपर के जादुई भेस खास तौर पर नायाब थे। इसकी एक वजह यह थी कि मास्टर म्यूजिशियंस दीगर जादुई दायरों की फरोख्त के जरिए बहुत ज्यादा रकम कमा सकते थे। मजीद ये कि इन दीगर जादुई दायरों को बनाने में मास्टर मैजिक दसगाज के जादुई दायरे के मुकाबले में बहुत कम वक्त लगता था। मास्टर मैजिक दसगाज बनाना महज मुनाफा बख्श नहीं था। इसके बाद सेकंड और मिनट तेजी से गुजरते गए। जब सैफ अली ने भेस को खत्म करने की कोशिश की तो पलक झपकते ही 3 घंटे गुजर गए। उसने जादुई दायरे के माना नोडस को मुतहर्रिक करने के लिए बैक वक्त माना की 6 आज़ाद लहरों को कंट्रोल करने से शुरू किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तादाद को बढ़ाकर 12 कर दिया। सैफ अली को तस्लीम करना पड़ा कि हाफ स्टेप ग्रैंड मास्टर जादुई भेस वाकई गहरा था। यहां तक कि जब उसने बैक वक्त माना की 16 लहरों को कंट्रोल करने की तरफ रुख किया, वो जादुई दायरे के सिर्फ 60% माना नोडस को मुतहर्रिक करने में कामयाब रहे। ये दुरुस्त नहीं है। इस चीज पर 1000 से ज्यादा माना नोडस है। अगर मैं महज पहले से तयशुदा माना रास्तों की पैरवी करता हूं तो मुझे शक है कि मैं बैक वक्त 32 लहरों को कंट्रोल करके भी हर माना नोड को मुतहर्रिक कर सकता हूं। सैफ अली जितना ज्यादा हाफ स्टेप ग्रैंड मास्टर जादुई भेस का मुताला करता, इतना ही उसे हैरत अंगेज पाता। इस चीज की तख्लीक इंसानी ज़हन की हुदूद से तजावुज़ कर चुकी थी। अगरचे ये सिर्फ सादा माना जोड़ तोड़ था, लेकिन बैक वक्त बहुत से काम करने की जरूरत ने इसे बड़ी मुश्किल में डाल दिया था। वो अपने मौजूदा मेयार के साथ जादुई दायरे के तमाम 1000 से ज्यादा माना नोडस को बैक वक्त चलाने के काबिल नहीं था। इसके बाद सैफ अली ने एक बार फिर जादुई भेस का संजीदगी से मुआयना किया। इसे एक मुबहम एहसास हुआ कि उसे एक पैटर्न मिल गया है, लेकिन वो ये नहीं बता सकता था कि वो असल में किया है। फौरी तौर पर उसने अपने बैग से एक क्रिस्टल ऑफ सोलिज निकाला और अपने जहन को पुरसुकून और खाली करने के लिए इसे इस्तेमाल किया। 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे। इससे पहले कि सैफ अली को एहसास होता, उसने जादुई दायरे के माना नोडस की जांच पड़ताल में पहले ही आधा दिन गुजार दिया था। मैं समझ गया। इनमें से हर कई दर्जन नोडस एक छोटा जादुई दायरा बनाते हैं और उन छोटे जादुई दायरों के कुछ नोडस दूसरे छोटे जादुई दायरों के साथ जुड़ते हैं। अगर मैं अहम नोडस से अपना हमला शुरू करूं तो मुझे अपने लिए बहुत सी परेशानी बचानी चाहिए। इस नुक्ते तक सोचने के बाद सैफ अली ने एक बार फिर जादुई दायरे के माना को कंट्रोल करना शुरू किया। इस बार ताहम उसने सबसे ज्यादा तकरार की शरह वाले माना नोडस से शुरू किया। तकमील की शरह 20%, 40%, 60%, 80%। जब भेस का जादुई दायरा रोशन हुआ, सैफ अली खुशी से निहाल हो गया। ताहम उसकी खुशी सिर्फ जादुई दायरे को तोड़ने से नहीं थी। ये इसलिए भी थी क्योंकि जादुई दायरों के बारे में उसकी समझ में मजीद बेहतरी आई थी और उसने आखिरकार एडवांस्ड मास्टर म्यूजिशियंस और हाफ स्टेप ग्रैंड मास्टर म्यूजिशियंस के दरमियान फर्क को समझ लिया था। कमरे में शीशा टूटने की आवाज गूंजी। इसके बाद बेनकाब क्रिस्टल आईने ने कमरे के अंदर की जगह को नाकाबिले मवाजना हद तक ठंडा और भारी बना दिया। कितना ताकतवर माना है। सैफ अली के लिए भी यह पहला मौका था जब उसने इतना अजीब और भारी माना महसूस किया था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इसके सामने मौजूद चीज कोई शय नहीं बल्कि एक कदीम खुदा हो। दरहकीकत
इसे यह गलत फहमी भी हुई कि इसके गिर्द बहने वाली तवानाई अब माना नहीं बल्कि एक ज्यादा खौफनाक तवानाई है जो बड़ी तबाहकुन ताकत रखती है। अगर वो पहले ही दर्जा 4 तक न पहुंचा होता तो वो सिर्फ इस जाबिराना तवानाई का शिकार होकर होश खो सकता था। कमाल है, ये सीबर्ड असल में कौन था? सैफ अली दंग रह गया जब क्रिस्टल आईने के आदाद व शुमार उसके सामने नमूदार हुए। चैप्टर 2810 अ वर्ड मिरर। सैफ अली ने सीबर्ड की गिराई हुई अशिया के लिए बहुत से इम्कानात पर गौर किया था। उसने इस इम्कान पर भी गौर किया था कि भेस बदली हुई अशिया में से एक खराब शुदा लेजेंडरी शे हो सकती है। बहरहाल, ड्रैगन हार्ट सिटी के अंदर दर्जा 4 के एनपीसी को मारना नाकाबिले यकीन हद तक मुश्किल था। अगर सीबर्ड ने शहर की हुदूद छोड़ने की पहल न की होती और उसके बजाय शहर के अंदर खड़ा होता तो सैफ अली के एनपीसी को मारने के इम्कानात सिफर होते। इसकी वजह यह थी कि ड्रैगन हार्ट सिटी का दिफाई जादुई दायरा शहर के अंदर मौजूद तमाम इत्तेहादी एनपीसी को मजबूत बनाता था। जब तक सीबर्ड ड्रैगन हार्ट सिटी के कवानीन की खिलाफ वर्जी न करता, शहर के अंदर मौजूद दीगर एनपीसी सीबर्ड की मदद के लिए फौरी तौर पर आ जाते जैसे ही सैफ अली इस पर हमला करता। दरहकीकत शीरावीरिया सीबर्ड को बचा सकती थी जब सैफ अली जान लेवा वार करने वाला था। बहरहाल, तमाम दर्जा 5 के एनपीसी वर्ड क्रिएशन की सलाहियत रखते थे। किसी को शीरावीरिया को सिर्फ इसलिए कम नहीं समझना चाहिए कि वो आहिस्ता आहिस्ता उड़कर ड्रैगन हार्ट सिटी के दाखिली रास्ते पर पहुंची थी। अगर वो चाहती तो वो पलक झपकते ही वर्ल्ड टावर से शहर के दाखिली रास्ते तक पहुंच सकती थी। अपने हाथ में मौजूद क्रिस्टल आईने को देखते हुए सैफ अली ने सीबर्ड की शनाख्त के बारे में कियास आराइयां शुरू कर दीं। इसकी वजह यह थी कि ये शय किसी मामूली किरदार के हाथ में नहीं होनी चाहिए थी। बाकी 3 क्रिस्टल आइनों और सिया क्रिस्टल बाल की तरफ मुड़ते हुए सैफ अली गैर इरादी तौर पर मुस्कुराया। अफवाहों के मुताबिक सिर्फ वही लोग जो एक सल्तनत को फतह करने में कामयाब होते हैं वर्ड मिरर हासिल कर सकते हैं। फिर भी मैंने इसे दरहकीकत एक दर्जा 4 के एनपीसी से हासिल कर लिया है। मुझे शक है कि अगर मैंने किसी को इस बारे में बताया तो कोई मुझ पर यकीन करेगा। वर्ड मिरर, स्पेस मिरर के नाम से भी जाना जाने वाला वर्ड मिरर कदीम जमाने से मुंतकिल होने वाला एक खजाना था। ये ऐसी चीज नहीं थी जिसे जदीद खुदा का डोमेन तैयार कर सके। इसकी वजह यह थी कि वर्ड मिरर कदीम खुदाओं से शुरू हुआ था, यहां तक कि इसकी नकल तैयार करना भी नामुमकिन था। इन अशिया को मुख्तलिफ सल्तनतों की तरफ से कौमी वर्से के तौर पर समझा जाता था। किसी सल्तनत पर कंट्रोल हासिल किए बगैर खिलाड़ी किसी भी तरह वर्ड मिरर हासिल नहीं कर सकेंगे। यकीनन जो वर्ड मिरर सैफ अली ने सीबर्ड से हासिल किया था वो मुकम्मल नहीं था। वर्ड मिरर 12 आइनों और एक कंट्रोल कोर का सीट था। इसे मुकम्मल करने के लिए तमाम 13 अज्जा जमा करने होंगे। एक मुकम्मल वर्ड मिरर आसमान को सेल कर सकता है, जमीन को मुकफ्फल कर सकता है और खुद खला को हरकत दे सकता है। किसी को वर्ड मिरर का मवाजना एक सादा सेलिंग बैरियर से नहीं करना चाहिए, वर्ड मिरर इससे कहीं ज्यादा था। ये न सिर्फ एक मखसूस जगह को सेल कर सकता था बल्कि सेल शुदा जगह को अपनी एक दुनिया में भी तब्दील कर सकता था। यहां तक कि दर्जा 5 की हस्तियों को भी इस छोटी सी दुनिया से बाहर निकलने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इस छोटी सी दुनिया की हुदूद के अंदर एक दुश्मन हस्ती की ताकत तेजी से गिर जाएगी। दर्जा 5 की हस्तियां खुशकिस्मत होंगी अगर वो वर्ड मिरर के दबाव के तहत अपनी ताकत का 30% जाहिर कर सकें। दर्जा 5 से नीचे की हस्तियों का हाल इससे भी बुरा होगा। वर्ड मिरर एक नाकाबिले यकीन रेंज का हामिल था। एक बार फाल होने के बाद इसे कई बड़े नक्शों पर मुहित इलाके को सेल करने में कोई मसला नहीं होगा। माजी में जब तक के दर्जा 6 के खुदा के रैंक का माहिर मैदान में ना उतरता, कोई भी खिलाड़ी फोर्स जिसके पास वर्ड मिरर होता वो अपने वर्ड मिरर के जरिए महफूज इलाके में नाकाबिले तस्खीर रही थी। यहां तक कि दर्जा 6 के माहिरीन की जंगी ताकत भी वर्ड मिरर के असर के तहत नुमायां तौर पर कमजोर हो जाती थी। यही वजह थी कि कई दर्जा 6 के माहिरीन वाली सपर गिल्ड्स बाज औकात चोटी की पहली दर्जे की गिल्ड्स के इलाकों के खिलाफ बेबस रही थीं, जिनके पास दिफा के लिए सिर्फ एक दर्जा 6 का माहिर होता था। सैफ अली के पास मौजूद वर्ड मिरर नामुकम्मल था, इसलिए वो अपनी एक दुनिया नहीं बना सकता था। कतनज़र ये नामुकम्मल वर्ड मिरर अब भी किसी भी गिल्ड के लिए एक अनमोल खजाना समझा जाएगा। ये लेजेंडरी अशिया से कहीं ज्यादा कीमती था। इसकी वजह यह थी कि एक नामुकम्मल वर्ड मिरर भी बहुत से हैरत अंगेज असरात का हामिल था। एक मिसाल गिल्ड सिटी को किसी भी मतलूबा जगह पर मुंतकिल करने की उसकी सलाहियत होगी। इसके अलावा
अगर सैफ अली इस नामुकम्मल वर्ल्ड मिरर को गिल्ड सिटी के बुनियादी जादुई दायरे से जोड़ देता है तो मज़कूरा गिल्ड सिटी को फौरी तौर पर बेसिक मैन सिटी के दर्जे पर तरक्की दे दी जाएगी। एक मुकम्मल वर्ल्ड मिरर गिल्ड सिटी को एडवांस्ड मैन सिटी के मकाम तक पहुंचा सकता है। ज्यादातर शाही दीराल हुकूमतें महज एडवांस्ड मैन शहर थे। होली सिटीज, जो एडवांस्ड मैन शहरों से एक दर्जा ऊपर थे, जदीद खुदा के डोमेन में मुट्ठी भर से भी कम थे। दरी असना, होली सिटी ऐसी चीज थी जिसे दर्जा 6 के खुदाओं के बगैर फतह नहीं किया जा सकता था। जो भी दर्जा 6 के खुदा के बगैर होली सिटी पर हमला करेगा वो सिर्फ अपनी मौत तलाश कर रहा होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उनके पास कितने दर्जा 5 के माहिरीन हैं। इसकी वजह यह थी कि होली सिटी में तरक्की की शराइत में से एक वर्ल्ड मिरर का तहफ़्फ़ुज़ था। यहां तक कि एक शहर में कई दर्जा 5 की हस्तियों का होना भी होली सिटी की दिफाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं होगा। अब जबकि सीबर्ड ने ऐसा खजाना गिराया था, सैफ अली कैसे हैरान और उलझन में ना होता। अगरचे मैं नहीं जानता कि ये एनपीसी असल में कौन है, लेकिन अब जबकि मेरे पास वर्ल्ड मिरर है, मैं अपने तरक्कियाती मंसूबे को एडजस्ट कर सकता हूं। सैफ अली के जहन में मुख्तलिफ ख्यालात आए जब उसने वर्ल्ड मिरर को देखा। अगरचे ये वर्ल्ड मिरर नामुकम्मल था, फिर भी यह हैरत अंगेज असरात दिखा सकता था। वो अब होली सिटी नहीं बना सकता था, लेकिन वो फिर भी एक मैन सिटी बना सकता था। अगर जीरो विंग को गेम के इस मरहले पर एक मैन गिल्ड सिटी मिल जाती है तो ये गिल्ड के लिए हैरत अंगेज काम करेगी। मैन सिटी का रकबा एडवांस्ड सिटी से 3 गना ज्यादा था। दिफा के लिहाज से मैन सिटी दर्जा 4 की हस्तियों के हमलों का आसानी से मुकाबला कर सकती थी। सबसे अहम बात यह है कि मैन सिटी के मैयार पर एक गिल्ड सिटी को ममनुआ जमीनों के अलावा खुदा के डोमेन में तकरीबन कहीं भी कायम करने में कोई मसला नहीं होगा। इसे इफरीतों के हमलों के खिलाफ दिफा करने की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। जब सैफ अली इस बात पर बहस कर रहा था कि उसे वर्ल्ड मिरर को जीरो विंग के कुन शहरों से जोड़ना चाहिए, इसे अचानक उन्टू किसी कैट ड्रिंकरुड का पैगाम मौसूल हुआ। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, हमारी दोनों गिल्ड्स ने पहले ही ड्रैगन हार्ट सिटी में उन लोगों को जमा कर लिया है जिनकी आपको जरूरत है। कदरे बेताब लहजे में उन्टू किसी कैट ड्रिंकरुड ने पूछा, आप उन्हें लेने कब आएंगे? इतनी जल्दी? इस खबर ने सैफ अली को हैरान कर दिया। वक्त देखकर इसने देखा कि दोनों सपर गिल्ड्स के साथ मुआहदे पर दस्तखत किए हुए सिर्फ आधा दिन गुजरा है। ड्रैगन हार्ट सिटी अब भी सेल होने की वजह से शहर में टेलीपोर्ट करना नामुमकिन था, इसलिए खिलाड़ियों के लिए ड्रैगन हार्ट सिटी का सफर करना मुश्किल होगा। कहने की जरूरत नहीं, इतने सारे लाइफ स्टाइल खिलाड़ियों को इतने कम वक्त में ड्रैगन हार्ट सिटी में जमा करना और भी मुश्किल होगा। उसने कम अज कम 2 दिन इंतजार करने की तवक्को की थी, फिर भी दोनों सपर गिल्ड्स ने सिर्फ आधे दिन में मुआहदे का अपना हिस्सा पूरा कर दिया था। उनकी कारकर्दगी वाकई शानदार थी। यकीनन फखर से मुस्कुराते हुए उन्टू किसी कैट ड्रिंकरुड ने कहा, आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी दोनों गिल्ड्स ने बहरी तरक्की पर तवज्जो मरकूज की है। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, इतना तो अब भी हमारी सलाहियतों के अंदर है। ठीक है, मैं फौरन वहां पहुंच जाऊंगा। सर हिलाते हुए सैफ अली ने वर्ल्ड मिरर को महफूज किया और फौरी तौर पर वॉन्डरर्स शॉप से निकलकर दोनों सपर गिल्ड्स के लोगों को लेने चला गया। 20,000 दर्जा 3 के माहिरीन और कई हजार लाइफ स्टाइल खिलाड़ियों का ग्रुप किसी की भी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर लेगा। ताहम चूंकि एल्डर वो और उन्टू किसी कैट ड्रिंकरुड सैफ अली के ख्यालात को बहुत अच्छी तरह समझते थे, इसलिए उन्होंने ड्रैगन हार्ट सिटी में हवालगी नहीं की। इसके बजाय उन्होंने इसे शहर के बाहर करने का इंतखाब किया। इस तरह लेन दीन खुफिया रहेगा और सैफ अली को अपने इरादों के बेनकाब होने की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, आपकी मतलूबा तमाम अफरादी कुव्वत यहां मौजूद है। ये लोग अगले आधे महीने तक आपके हुक्म की तामील करेंगे। मजीद ये कि उन्होंने एक मुआहदे पर भी दस्तखत किए हैं जो उन्हें इस काम के बारे में मालूमात इफ्शा करने से रोकता है जो उन्हें करना है। उन्टू किसी कैट ड्रिंकरुड ने मुस्कुराते हुए अपने पीछे वादी में खड़े हजारों खिलाड़ियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, अब जबकि हमने मुआहदे का अपना हिस्सा पूरा कर दिया है, क्या हम जान सकते हैं कि हमारी दोनों गिल्ड्स वर्ल्ड टावर कब जा सकती हैं? उनकी दोनों गिल्ड्स को वर्ल्ड टावर की चौथी ज़ेरे ज़मीन मंजिल के छोटे कलों की अशद ज़रूरत थी। बहरहाल वो जितनी जल्दी कलों पर कब्जा करेंगे, इतनी ही जल्दी वो दर्जा 4 की विरासती ज़मीनों की तलाश शुरू कर सकेंगे, वरना वो इतने कम वक्त में इन तमाम लोगों को ड्रैगन हार्ट सिटी लाने के लिए इतनी कोशिश न करते। इन्टू किसी कैट ड्रिंकरुड और तेविजनड लाइविस के बेचैन तासुरात देखकर सैफ अली ने हंसते हुए कहा, अब कलों पर कब्जा करना शुरू कर सकते हैं।
मैंने पहले ही यूलो को इस बारे में मतला कर दिया है। वो भी एक एजाजी नाइट है और वो वर्ल्ड टावर के अंदर वॉर बिल्ड और सीक्रेट हैंड पर नजर रखेगी। अगर सीक्रेट हैंड ने कुछ भी करने की जुर्रत की तो वो इससे बच नहीं पाएंगे। लिहाजा अब टावर के अंदर अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। इस सूरत में शुक्रिया। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम इंटू किसी कैट ड्रिंकरूड की आंखें सैफ अली का जवाब सुनकर चमक उठीं। मुझे अब भी कुछ मामलात निपटाने हैं, इसलिए मैं पहले इजाजत चाहूंगा। तेविज़मेड लाइविस भी सैफ अली का शुक्रिया अदा करने के बाद जल्दी में चली गई। दोनों गिल्ड एग्जीक्यूटिव्स के जाने के बाद दोनों सपर गिल्ड्स के बकिया अरकान ने हैरत से सैफ अली की तरफ देखा, ये सोचते हुए कि सैफ अली बाद में उनसे क्या करवाने का इरादा रखता। सब लोग मेरे पीछे आएं। मुझे डर है कि आने वाले वक्त के लिए बहुत मसरूफ होंगे। वादी में मौजूद हजारों खिलाड़ियों पर एक नज़र डालने के बाद सैफ अली ने सर हिलाया और उन्हें करीबी जजीरे पर ले गया। उसने फिर वहां एक सेलिंग बैरियर कायम किया ताकि जजीरे पर मौजूद किसी को भी बाहर की दुनिया से राब्ता करने से रोका जा सके। इस रुकावट ने खिलाड़ियों को ऑफलाइन जाने से भी रोक दिया। जो भी लॉग आउट करना चाहता था उसे पहले रुकावट छोड़नी होगी। 3 दिन बाद ड्रैगन हार्ट आइलैंड के करीब एक बंजर जजीरे पर जोश से भरे चेहरे के साथ सोलिटरी 9 उड़कर सैफ अली के पास आया, जो एक बहुत बड़े फौलादी किले के अंदर जादुई दायरा बना रहा था। कमांडर, मुझे अभी ड्रैगन हार्ट सिटी से खबर मिली है। स्टार लिंक और मिरेकल ने कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या हमें अब वहां जाना चाहिए? बुनियादी जादुई दायरा मुकम्मल करने के बाद सैफ अली ने एक गहरा सांस लिया। वो लोग वाकई तेजी से हरकत कर रहे हैं, सैफ अली ने हंसते हुए कहा। ठीक है, मेरा काम भी यहां मुकम्मल हो गया है। थोरन को अपनी तरफ से तैयार रहने का कहो। हम अब मशरकी बर्रे आज़म वापस जा रहे हैं। जी जनाब, सोलिटरी 9 ने सर हिलाया, इसकी आंखें जोश से चमक रही थीं। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आप इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।